हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कर सकते हैं शुरू। चलिए, सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको बता दूं, आज मैंने न्यू सिलेबस लेक्चर नंबर 1 लिखा है। कारण क्योंकि आपको पता होगा जून 24 के अंदर आईसीआई का न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट हो रहा है। जो बच्चे जून 24 में मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पहले 5 चैप्टर जो मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 1 में दिए हैं, जो आपको बुक मिली हुई है, वो एग्जिस्टिंग सिलेबस के चैप्टर थे हमारे। वो सेम चैप्टर जिस बच्चे ने दिसंबर 23 में एग्जाम दिया, वही सेम चैप्टर उसने भी पढ़े और वो सेम चैप्टर आपको भी पढ़ा दिए गए हैं। अभी उस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 मेरा आपके साथ चल रहा था जून 24 जो मेरा ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसमें एक क्लास मेरी आपके साथ रह गई है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया। वो क्लास मैं इसी वीक के अंदर कल या परसों अलग से आपके साथ लूंगा, उन बच्चों के साथ जो जून 24 बैच में ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। आज मैं, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स इस बैच में ज्वाइन हुए हैं, तो आज मैं नए सिलेबस की बात करनी शुरू कर रहा हूं। नए सिलेबस का मतलब क्या है? हमारे इकोनॉमिक्स में जो 5 चैप्टर थे, उसके बाद 5 चैप्टर और जुड़ गए हैं जून 24 के लिए। तो आपको जो बुक मिली हुई है वो पार्ट 1 है। ऐसी आपको एक और बुक मिलेगी पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर चैप्टर कौन कौन से होंगे? चैप्टर 6, 7, 8, 9 और 10। ये जो 5 चैप्टर अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, पहले मैं आज की क्लास के अंदर आपको नए सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सिलेबस सबके लिए नया है। जो पहली बार जून 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो नया ही है, और जो दिसंबर 23 में एग्जाम देने के बाद अब जून 24 में आए हैं, उनके लिए भी ये 5 चैप्टर जो होने वाले हैं, ये कंप्लीटली न्यू होने वाले हैं। पहले तो मैं आपको ब्रीफली बताऊं, दिसंबर 2023 तक हमारा जो सब्जेक्ट था उसका नाम क्या हुआ करता था? बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। ठीक है जी, बीसी के नाम का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज नाम का सब्जेक्ट हुआ करता था। दिसंबर 23 में जिन्होंने एग्जाम दिए उन्होंने वो प्रिपेयर किया है। बीसी के आज की डेट में जून 24 के लिए क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो जो बच्चों ने बीसी के नाम का सब्जेक्ट पढ़ा है दिसंबर 23 में, वो आपका वेस्ट है, उस किताब को हम साइड में रख सकते हैं, वो अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जो पहले रफली 60 मार्क्स का आया करता था, अब यही बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ही हमारा कितने का हो गया है? 100 मार्क्स का हो गया। तो 40 मार्क्स का बीसी के हट गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्टेचर जो है वो 60 से बढ़कर कितना हो गया है? 100 हो गया। ऑब्वियसली बात है, आईसीआई अगर हमारे उधर से मार्क्स बढ़ा रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के 60 से 100 कर रहा है, तो इधर से क्या वो सिलेबस भी चेंज करेगा या नहीं करेगा? यस, उसने। दैट इज वाई 5 चैप्टर हमारे सिलेबस में हुआ करते थे, वो 5 के 5 चैप्टर वैसे के वैसे रखे हैं, बट उन 5 चैप्टर के अलावा 5 नए चैप्टर डाल दिए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अब ये 5 नए चैप्टर जो हैं, ये कौन कौन से हैं, पहले मैं आज आपको पहली क्लास के अंदर बता देता हूं। ये कहां से लिए हैं आईसीआई ने? क्या ये पहली बार आईसीआई ने सिलेबस में इंट्रोड्यूस करे हैं या कहीं और से कॉपी पेस्ट करके मारे हैं? आपको पता होगा न्यू सिलेबस के अंदर अभी तक मेरी क्लास तो चलो फिर भी 2 दिन लेट लग रही है, अभी तक आपकी अकाउंट्स, मैथ्स और लॉ की क्लास लग चुकी होगी आपके साथ। लॉ वाले सर ने आपको बताया होगा जो आपके सिलेबस में नए एक्ट आए हैं, वो सच में नए हैं, पहली बार सीए के सिलेबस में आई है, इंटर से उठा के डाल दिया उन्होंने, इंटर से कट करें या कॉपी कर दिया उठा के। सेम वे में अकाउंटेंसी वाले सर ने आपको बताया होगा कौन कौन से नए चैप्टर आए हैं। जो अकाउंट्स में नए नए चैप्टर आए हैं, सिंगल एंट्री वगैरह, ये पहले हुआ ही नहीं करते थे, या इंटर से कट कॉपी मारे हैं? इंटर से कट कॉपी। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब तक आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे। ये जो नए चैप्टर आए हैं, ये क्या पहली बार आईसीआई ने सिलेबस में डाले हैं या पहले भी थे? पहले भी थे। पहले कहां हुआ करते थे? सीए इंटरमीडिएट में टिल लास्ट अटेम्प्ट। सीए इंटरमीडिएट में भी जो नवंबर 23 है ना, वो आखिरी अटेम्प्ट है, और अब मई 24 में न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होने वाला है इंटरमीडिएट के अंदर भी। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 तक सीए इंटर में टोटल 8 पेपर हुआ करते थे, जबकि मई 24 से सीए इंटरमीडिएट में 8 की जगह कितने पेपर हो गए हैं? 6 हो गए। 2 पेपर सीधा सीधा उन्होंने कम कर दिया इंटरमीडिएट के अंदर। अब जो 2 पेपर कम करे हैं, उसके अंदर एक सब्जेक्ट हुआ करता था हमारा 8th सब्जेक्ट, आखिरी सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसका नाम था एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस उसके साथ आता था। ये लगभग 60 मार्क्स का होता था, और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस कितने मार्क्स का होता था? 40 का। एफएम को तो अब नए सिलेबस में रखा गया, रिटेन किया गया, 50 मार्क्स का हो गया है वो इनफैक्ट। तो ये तो वैसे का वैसा चला गया, मगर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस इंटरमीडिएट के सिलेबस से क्या हो गया? खत्म हो गया। और वही इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो इंटरमीडिएट से खत्म हुआ, वो कहां पर आ गया? फाउंडेशन।
तो ये जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, सेम टू सेम चैप्टर, कट कॉपी पेस्ट वहां से उठाकर उन्होंने क्या कर दिया है, फाउंडेशन। पहले ये सेम चैप्टर मैं इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाता था, अब यही सेम चैप्टर मुझे इंटरमीडिएट लेवल की जगह कहां पे पढ़ाने हैं, फाउंडेशन लेवल पे। तो हमारे लिए ये नए चैप्टर नहीं है, बस फर्क ये है, पहले ये इंटर को पढ़ाते थे, अब किसको पढ़ाना है, फाउंडेशन को। मगर आपके लिए ये चैप्टर नए होने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस में है क्या। आप सबने 11th-12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी शायद, जो भी बच्चा सीबीएसई बैकग्राउंड से, आई थिंक सबने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी। 11th क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है आमतौर पे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, और 12th क्लास में आपको जो पढ़ाया जाता है वो आमतौर पे क्या पढ़ाया जाता है, मैक्रो। अच्छा मुझे एक बार जल्दी से बता दो, अभी डिस्कशन तो करेंगे डिटेल में, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो में हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल सेलर, इंडिविजुअल बायर, बायर को हम एक तरह से बोल सकते हैं कंज्यूमर, और सेलर को हम आमतौर पर बोलते हैं फर्म। तो माइक्रो में एक फर्म और एक कंज्यूमर की बात चल रही होती है, मैक्रो में किसकी बात चलेगी, एग्रीगेट्स की, पूरे इकोनॉमी की बात चलेगी। यानी माइक्रो में मैं ये सोच रहा होता हूँ एवीजे अपना प्राइस क्या रखेगा, मैक्रो में मैं ये सोच रहा होता हूँ मार्केट में इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, माइक्रो में मैं ये सोच रहा होता हूँ एवीजे कितना आउटपुट बनाएगा, एवीजे कहां पर इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। मैक्रो में हम क्या देख रहे होते हैं, पूरी कंट्री का जीडीपी क्या होगा, पूरी कंट्री का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आउटपुट क्या होगा। तो अभी तक अगर आप देखो जो चैप्टर 1 to 4 पढ़े हमने, वो माइक्रो वाले थे, और एग्जिस्टिंग सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 5 था, अगर आप ध्यान से देखो एग्जिस्टिंग सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या था, बिजनेस साइकिल। वो एग्जिस्टिंग सिलेबस में इकलौता चैप्टर था जो माइक्रो का नहीं था, किसका था, मैक्रो। तो आप ये नहीं कह सकते एग्जिस्टिंग सिलेबस में सिर्फ माइक्रो था, 4 चैप्टर माइक्रो के थे हमारे, और 5वां चैप्टर जो था बिजनेस साइकिल, वो किसका था, मैक्रो का। कोई सेंस नहीं बनती थी 5वां चैप्टर मैक्रो का डाल दिया उन्होंने, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बाकी सारी कहां पढ़ाते थे, इंटरमीडिएट में। अब जो नए चैप्टर आए हैं आप खुद गेस कर सकते हो वो माइक्रो से रिलेटेड है या मैक्रो से रिलेटेड है, मैक्रो। अगेन जो सारे चैप्टर आए हैं सारे के सारे मैक्रो से रिलेटेड नहीं है, इन मैक्रो के टॉपिक को पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें माइक्रो से रिलेटेड आती रहेंगी। ओवरऑल तो मैं आपको वन लाइन में बोलूं तो यस, जो 5 चैप्टर हैं वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, मगर उसके अंदर भी आईसीआई ने सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझाते समय वो बार बार किसकी बातें करता रहेगा, बीच बीच में माइक्रो की। तभी आपको अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, उसके बेसिस पे मैक्रो पढ़ोगे तो नॉलेज ज्यादा अच्छे से मिलेगी, चीजें समझने में ज्यादा क्लियर है वाली चीज। अच्छा 12th क्लास में जब आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो आप सवाल ये है सर क्या वो 12th क्लास में जो हमने पढ़ा था वही सेम चीज है या कुछ नए टॉपिक हैं, और अगर वो सेम चीज है तो क्या वही सेम सिलेबस है या सिलेबस में कोई चेंज आया है। तो आज सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार हम पूरा ओवरऑल जो सिलेबस है जो हमारे ये चैप्टर है उसको एक बार देखते हैं, ठीक है जी। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। अच्छा आपको जो बुक है ना एवीजे वाली बुक अभी मिली नहीं होगी, बुक पार्ट नंबर 2 अभी मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए आपको, ठीक है। आज मैं ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा जो हमें बुक से पढ़ना हो, आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक डिस्कस कर रहा हूं। जैसे पहली इकोनॉमिक्स की क्लास में माइक्रो का बेसिक डिस्कस करता हूं, आज की पूरी क्लास में मैं विदाउट रेफरेंस टू एनी चैप्टर मैं ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करूंगा, जो आज पढ़ाऊंगा वो कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में फिर से कवर होगा ही होगा, ठीक है। चलिए पहले एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी न्यू सिलेबस में एक्स्ट्रा चैप्टर कौन कौन से आए हैं। ये हमारा आईसीएआई का, मैं जो आईसीआई का मटेरियल होता है ना उसका फ्रंट पेज लेकर आया हूं। अच्छा आईसीआई का मटेरियल ऑर्डर कर रखा है आप लोगों ने या नहीं कर रखा, जिन बच्चों ने 1 अगस्त 2023 के बाद रजिस्टर कर रखा है उनको तो मटेरियल में ऑटोमेटिकली आईसीआई का मटेरियल आया होगा। जिन बच्चों ने दिसंबर 23 के लिए अपना पुराना मटेरियल ऑर्डर कर रखा था, तो जैसे ही उनका कन्वर्जन हुआ है अब न्यू सिलेबस के अंदर, आप 500 रुपीज पे करके आईसीआई का पूरा मटेरियल आईसीआई की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। उसका डिटेल प्रोसीजर हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो के अंदर दे रखा है, उसको देख के कर लेना। तो आई वुड सजेस्ट, नो डाउट एवीजे की तरफ से मटेरियल आपको मिलेगा, उस मटेरियल में सारा सीए का स्टडी मटेरियल कवर्ड है। जो मैं आपको मटेरियल दूंगा दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन आईसीआई स्टडी मटेरियल ओनली। एक एक क्वेश्चन एक एक पैराग्राफ उसके अंदर मैंने कवर कर रखा है, जो इरेलेवेंट चीजें उन्हें डिलीट कर रखी हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो डाल रखी हैं। सो आइडली यू आर नॉट सपोज टू रीड इट, बट स्टिल आई वुड एनकरेज यू, जब भी हमारा कोई चैप्टर यहाँ पर होगा क्लास में, आप एक बार क्या करेंगे आईसीआई स्टडी मैट में वो चेक कर लेंगे तसल्ली के लिए कि एक एक टॉपिक जो स्टडी मैट में है क्या हमारा क्लास में कवर हुआ है या, ठीक है जी। तो स्टडी मैट ऑर्डर कर लेना एक बार आईसीआई का। मैं आईसीआई का स्टडी मैट का पहला ओवरव्यू जो इंडेक्स होता है वो वाला पार्ट एक बार लेकर आया हूं आपको समझाने के लिए। ये तो हमारे 5 चैप्टर हो गए जो ऑलरेडी
इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चैप्टर नंबर 4 ये भी हमारा एक क्लास रह गई है मेरी, बस वो हो जाएगा हमारा। और चैप्टर नंबर 5 हमारा, सॉरी चैप्टर की सीक्वेंस में नहीं तो टॉपिक की सीक्वेंस में, चैप्टर की सीक्वेंस में ये है। चैप्टर नंबर 5 हमारा बिजनेस साइकिल था, वो बिजनेस साइकिल भी हमने कर लिया था, चैप्टर नंबर 5। तो यहां तक अभी तक हमारी डिस्कशन सारे बच्चे जो क्लास में बैठे हैं उनकी हो चुकी है। अब यहां से शुरू करते हैं, ये हमारा नया सिलेबस होने वाला है, चैप्टर नंबर 6, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल। 12th क्लास में आपने जो पढ़ी थी इकोनॉमिक्स, क्या उसके अंदर जीडीपी निकालना, नेशनल इनकम निकालना, इसके फॉर्मूले पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? यस। अब आई डोंट नो आपने वो फॉर्मूले पढ़े थे या फॉर्मूले रटे थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, फॉर्मूला पढ़ना और फॉर्मूला रटना। जिसने भी फॉर्मूला याद करा, फॉर्मूले तो बड़े सिंपल है, दो चीजें ऐड करो तो एक चीज माइनस करो, आंसर निकल के आ जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने किए होंगे, मार्क्स पूछने बैठ गया तो कितने सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो 80 अबव, 90 अबव, 95 अबव वाले हो। बट एज यूजुअल हमारा यहाँ पर पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला, पेपर क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव। तो जो चीज मैं आपको माइक्रो में बोलता हूँ वो चीज यहाँ पे भी बोलूंगा। हमारा फोकस चीजों को रटने पे नहीं है, चीजों को समझने पे है। तो यहाँ पर ना 2 यूनिट है हमारे, अगर मैं एक एक करके लिखता चला जाऊं। सबसे पहले हमारा आएगा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 के अंदर 2 यूनिट है। पहले यूनिट के अंदर हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। बेसिकली जो अलग अलग तरह के फॉर्मूले आपने 12th क्लास में शायद ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो स्क्रैच से पढ़ेंगे। पढ़ रखे होंगे तो मुझे आपको सिर्फ फॉर्मूले रटवाने नहीं है, और मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर्मूले रटना मत। आपको हर फॉर्मूला आया कहां से, डिराइव कहां से हुआ वो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के पीछे की कहानी क्या है मैं वो बताऊंगा। अगर आपने हर फॉर्मूले के पीछे की कहानी समझ ली तो फिर आईसीआई अपने एमसीक्यू में कुछ इधर उधर कर दे, कोई डेटा कम दे दे, कोई डेटा ज्यादा दे दे, तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला रटते हो ना, प्रॉब्लम पता क्या होती है? आपने रट ली, 5 चीजें ऐड होंगी, होता क्या है 5 की जगह कोई छठी चीज आ जाए, आपके हाथ फैल फूल जाते हैं वहां पर। अरे ये क्या हो गया, आउट ऑफ कोर्स सिलेबस में से आ गया, पता नहीं कहां से आ गया। यही करते हैं ना सीबीएसई में, कुछ क्वेश्चन होते थे जहां पर कुछ एक्स्ट्रा डेटा दे देता था सीबीएसई, तो हम कहते थे ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, ये तो सिलेबस के भी बाहर है। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं होता, वो जो एक्स्ट्रा चीज आई है, अगर तुम्हें ये पता हो कि फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है, तुम्हें समझ में आ जाएगा आईसीआई ने या किसी भी इंस्टीट्यूट ने उस चीज को कैसे घुमाया है। तो मेरे को आपको फॉर्मूले रटवाने नहीं है। आई होप फॉर्मूले रटवाने वाला काम होता तो मैं 20 मिनट में, 25 मिनट में फॉर्मूले रटवा के आगे बढ़ जाता। हम इसको बैकग्राउंड को समझेंगे कि ये फॉर्मूले आए कहां से, ठीक है जी। सेकंड चीज, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर एज यू कैन एक्सपेक्ट हमारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं और क्या आ सकते हैं, न्यूमेरिकल। अच्छा, एक बहुत बड़ा चेंज जो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस और फाउंडेशन में हुआ, जब इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस हुआ करता था ना ये सेम सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस इंटर में डिस्क्रिप्टिव नेचर का था। डिस्क्रिप्टिव नेचर का मतलब ये हुआ, अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्या आते थे हमारे, थ्योरी बेस्ड। 40 नंबर के पेपर में अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 नंबर का तो न्यूमेरिकल आता था, मगर 20 से 25 नंबर के बीच में हमारा क्या आया करता था, डिस्क्रिप्टिव। 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने में ना मजा आता था, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, बट एट द एंड ऑफ द डे जब कोई चीज लिखनी पड़ती है ना, तो एज ए स्टूडेंट बड़ी आफत आती है। लॉ सब्जेक्ट पढ़ते समय आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। लॉ पढ़ते हुए बड़ा मजा आता है, एग्जाम्पल सुन रहे होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है, सब बढ़िया चल रहा होता है, क्लास में एक एक बच्चा, सब एक पेज पर होते हैं, सबको समझ आ रहा है। मगर जैसे टेस्ट होता है, कोई 2 नंबर ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, वहां पर सारा खेल बिगड़ जाता है। क्यों? वहां पर आ जाता है लिखना। तो भाई सिंपल सी बात है, स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसी कोई चीज हमें लिखनी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग बैकसीट ले लेती है और फिर हम लैंग्वेज को रटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नंबर किस चीज के मिल रहे होते हैं, लैंग्वेज। आपने लॉ में ये चीज देखी होगी, यही चीज इकोनॉमिक्स में होती थी इंटर में। जितना मर्जी समझा लो, जितने मर्जी एग्जाम्पल ले लो, लास्ट में बच्चा कहता था सर दिमाग मत खराब करो, 2 नंबर का आएगा तो बताओ क्या लिखना है, 3 नंबर का आएगा तो बताओ क्या लिखना है, ये इतनी लंबी कहानी बताइए क्या लिखना है इसके अंदर, ये बताओ। तो जहां पर भी इकोनॉमिक्स में प्रेजेंटेशन आ जाती है ना, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट पीछे रह जाता है। अगर आप डीपली सोचो, 12th क्लास में, 11th क्लास में आप जब कुछ टॉपिक पढ़ते थे इकोनॉमिक्स का, आप में से कुछ बच्चों ने शायद बीकॉम का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी कर लिया हो, उसमें भी इकोनॉमिक्स का पेपर दे दिया हो, तो मैं ये कह रहा हूं जब भी आप बीकॉम में 11th 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, अंडरस्टैंडिंग तो कोसों दूर, बस की आखिरी सीट पे बैठी होती है अंडरस्टैंडिंग, तो उसको आगे की सीट देते ही नहीं। हम कहते तुझे पीछे जाके बैठ। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइम फोकस किस पे होता है, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन में लिखना क्या है, क्योंकि लिखने के नंबर मिलेंगे, वो नहीं होगा। अब यहां पर मजे की बात क्या है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव था, मगर जैसे ही ये पेपर फाउंडेशन में आया, ये पेपर क्या बन गया है, ऑब्जेक्टिव।
अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है प्रेजेंटेशन की, क्योंकि हमें कोई आंसर लिखने की जरूरत नहीं। और जब कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जाता है ना, मजा आ जाता है। क्यों मजा आ जाता है? क्योंकि एज अ टीचर मुझे लिखवाने की प्रैक्टिस नहीं करानी, और एज अ स्टूडेंट भी आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आंसर में क्या लिखूं, क्योंकि आंसर लिखना ही नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो बात खत्म। इसीलिए आपको पढ़ने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा, और मेरा भी पढ़ाने का तरीका एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट और अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्टिव आंसर कैसे लिखना है ये मेरा एक बहुत बड़ा हर्डल होता था। मुझे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखवाने नहीं सिखाना। हमारा पेपर क्या है? ठीक है जी। अच्छा, ये होगी नेशनल इनकम। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसके अंदर, साथ साथ इसके पीछे के लॉजिक समझेंगे। तो अगर इसमें से कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरह एमसीक्यू आ जाए, तो एमसीक्यू तो कहीं से भी बन सकता है ना, थ्योरी की एक लाइन से भी बन सकता है। तभी मैं आपको कह रहा हूं लॉजिक के साथ पढ़ना है, ताकि सिर्फ न्यूमेरिकल करना नहीं आता है, हमें उसके पीछे की कहानी भी पता है। इसी के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर यूनिट नंबर 2 आएगा, कीसियन इकोनॉमिक्स। यहां पर अगर मैं बोलूं, इसका नाम दे रखा है कीनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब ये कीनेशियन थ्योरी क्या होती है आपको पता होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोटा मोटा जो भी हम पढ़ते हैं वो सब एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट जो आज की डेट में हुआ है वो कौन हुआ है? एल्फ्रेड मार्शल। सारी इकोनॉमिक थ्योरी कहीं ना कहीं घूम फिर के किसके थ्रू निकल के आई है? एल्फ्रेड मार्शल के थ्रू होकर आई है। सेम वे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज तक का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिस्ट हुआ है उसका नाम क्या था? कीन्स। कीन्स ने असली में आज की मॉडर्न डे मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी दी थी। और आपको जब मैं ये कीन्स की थ्योरी पढ़ाऊंगा, वैसे तो जो आपने 12th क्लास में पढ़ी है वो कीन्स की थ्योरी पढ़ी है, जब हम कीन्स की थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखोगे इसने अपनी थ्योरी दी थी 1930s में, यानी आज से लगभग लगभग 90 साल पहले, 90 ईयर्स पहले या लगभग 95 ईयर्स पहले उसने थ्योरी दी थी। और आप एक चीज नोटिस करोगे, इसकी थ्योरी बेशक 90 साल पहले की है, बट आज भी वो रेलेवेंट है। आज भी जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे क्या भाई क्या बंदा था। 90 साल पहले इसने जो चीजें बोली थी वो आज भी रियल लाइफ में वर्ल्ड इकोनॉमी में, एंड दैट इज वाई आज भी इंडिया नहीं दुनिया में कहीं भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी चले जाओ, वहां भी जो स्टार्ट की जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स वो कहां से पढ़ानी शुरू की जाएगी? कीन्स। वो अलग बात है, इसके बाद कुछ लोगों ने कीन्स के कुछ एजम्पशंस को बेकार बोला, बेकार है भी सही, लिमिटेशंस है, पढ़ेंगे। उसके बाद कीन्स के बाद नई थ्योरी भी आने लग गई, मगर आज भी बेस हर चीज का क्या है? कीन्स की। तो हम कीन्स की थ्योरी पढ़ेंगे और इसकी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसी कीन्स की थ्योरी को पढ़ते समय आप वो दो वर्ड याद करोगे जो आपने 12th क्लास में पढ़े थे। एक होता है एग्रीगेट डिमांड और एक होता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहां से निकल के आए? एग्रीगेट और एग्रीगेट सप्लाई किस तरह से किसी कंट्री की जीडीपी निकालते हैं, क्यों किसी कंट्री की जीडीपी गिरती है, क्यों किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, ये सारी चीजें अल्टीमेटली कहां से निकल के आ जाएंगी? कीन्स थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। सो दीज टू चैप्टर्स आर इंटररिलेटेड। तभी इन्होंने चैप्टर 6 के अंदर दो यूनिट बना दिए हैं। पहला यूनिट नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दूसरा क्या है? कीन्स थ्योरी। दोनों चैप्टर के अंदर मैं बता दूं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों चैप्टर के अंदर है। जहां पर न्यूमेरिकल है वहां अच्छी बात है, मगर पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में एमसीक्यू आएंगे और एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं। सो आई एम नॉट कंसर्न्ड कि फॉर्मूला रटवाना है, आई एम आल्सो कंसर्न्ड कि वो फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ, उसका लॉजिक क्या है वो भी हमने समझा। आज भी क्लियर है यहां तक? चलिए, चैप्टर नंबर 6 हो गया। हम पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे आज वो कौन सा शुरू करेंगे? चैप्टर नंबर 6 ही शुरू करेंगे। फिर आगे सिलेबस की बात करें, चैप्टर नंबर 6 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7 की बात आती है। चैप्टर नंबर 7 का हेडिंग क्या है? पब्लिक फाइनेंस। चैप्टर नंबर 7 क्या है उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बोलता हूं, ये चीज आप सबने अपनी एग्जिस्टिंग 5 चैप्टर जो कर लिए हैं उनमें पढ़ लिया होगा, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। दुनिया में टोटल 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। पहले तो मुझे एक बार ये रिवाइज करवा दो ताकि आगे बढ़ सकें। पूरी दुनिया में 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। पहली तरह के इकोनॉमिक सिस्टम का नाम क्या है? कैपिटलिज्म। दूसरी तरह का नाम क्या है? सोशलिज्म। और तीसरा जिसमें इंडिया फॉल करता है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप आप सबने ये चैप्टर नंबर 1 में मेरे साथ कवर कर लिया था। हमने सबके एडवांटेजेस भी कवर करे थे, डिसएडवांटेजेस भी कवर करे थे। एक बार रिवाइज करा दो, कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती, सारे डिसीजन जो हैं वो लोगों पे छोड़ दिए जाते हैं, यानी सप्लायर और कंज्यूमर। आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितने रेट पे बेचना है,
किस तरह से उसे मार्केट करना है, ये सब आपको गवर्नमेंट नहीं बताएगी। किसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा? आप पर। सिमिलरली एज ए कंज्यूमर, क्या गवर्नमेंट आपको डिक्टेट करेगी क्या कंज्यूम करना है, या ये हमारी मर्जी है? हमारी। एंड अकॉर्डिंगली कैपिटलिज्म में सारे डिसीजन लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो हम मार्केट इक्विलिब्रियम निकालते हैं, ये मार्केट डिमांड को बना देते हैं, ये क्या बना देते हैं? मार्केट सप्लाई। असली में देखा जाए, जब आपका इक्विलिब्रियम निकल रहा है और इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंगली प्राइसेस निकल रहे हैं, तो हमारा ये असली में चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है? कैपिटल। क्योंकि जहां पर कैपिटलिज्म है वहां पर गवर्नमेंट आमतौर पर इंटरफेयर नहीं करेगी। और फिर बताओ सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सोशलिज्म। सोशलिज्म कैसी इकोनॉमी होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जो रेगुलेटेड है, सरकार या सरकार की कोई एजेंसी, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी होगी एक सरकार की, जो सारे डिसीजन लेगी। आप क्या कंज्यूम करोगे, आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस पे बिकेगा, कौन इंसान क्या काम करेगा, ये सब फ्रीडम नहीं है। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। इसलिए इसको कई बार प्यार से कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, और कई बार इस इकोनॉमी को प्यार से क्या बोलते हैं? सेंट्रली। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कहां नहीं होती? बताओ जल्दी से। कैपिटलिज्म। और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कहां होती है? सोशलिज्म। और इन दोनों के बीच में एक तीसरी इकोनॉमी आती है, कौन सी? बोलो जल्दी से। मिक्स नाम से पता लग रहा है, इसमें क्या होगा? दोनों चीजें होंगी। गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करेगी कुछ जगहों पे, और मगर बाय एंड लार्ज लोगों के पास क्या होगी? फ्रीडम होगी। जैसे इंडिया का एग्जांपल लें, इंडिया के अंदर क्या प्राइवेट सेक्टर अलाउड है या नहीं है? यस। मैं प्राइवेट सेक्टर का पार्टी तो हूं, मैं कोई सरकार की तरफ से थोड़ा आया हूं। और आपके पास क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस है या नहीं है? यस। अगर आप 12th क्लास के बाद मैं आपसे पूछूं, क्या आप पर कोई बंदिश थी कि आपको सीए करनी है? नहीं। फिर अगर आप सीए करने आए, क्या आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन थी कि आपको एवीजे ही आना है? नहीं। एज अ कंज्यूमर यू हैव चॉइस एट एवरी स्टेप। मुझे क्या करना है, उस चीज के लिए प्रोडक्ट कहां से खरीदना है। सो बेसिकली वी आर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बट क्या हमारे देश में सरकार चुपचाप बैठ के देखती रहती है, इंटरफेयर नहीं करती, या टाइम एंड अगेन इंटरफेयर करती है? इंटरफेयर करती। अगर आप ध्यान से देखो ना, डीप इनसाइड देखो, हमारे चारों तरफ जो मुद्दे चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं रियल लाइफ में, वो इसी से रिलेटेड है। आपको पता है एट प्रेजेंट फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है जी। अगर कोर इशू देखो फार्मर प्रोटेस्ट में, ठीक है जी, दैट इज कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे। मगर होता क्या, 99.9% कोई चीज हम ओपिनियन बनाते हैं ना, हम अपने पॉलिटिकल चीज को ध्यान में रखकर बनाते हैं। जो मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी ने स्टैंड लिया, मैं भी वो स्टैंड लूंगा। आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर असली में देखा जाए, इट इज अ मेथड ऑफ कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। आज की डेट में फार्म मार्केट के अंदर द प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। यानी आज की रेट में अगर कुछ गुड्स को छोड़ दूं मैं, जो एमएसपी वाले होते हैं, तो प्राइसेस मार्केट में, मंडी के अंदर डिमांड और सप्लाई होती है। और आप इमेजिन करो, जब फार्मर सारे एक साथ कटाई करके आते होंगे, सोच के देखो, सारे एक साथ कटाई करके आते होंगे, तो एक साथ मार्केट में बहुत सारी सप्लाई आती होगी। यस। और डिमांड करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बहुत सारी होती होंगी या लिमिटेड होती होंगी? लिमिटेड। और वो जानबूझ के उस समय डिमांड थोड़ी कम रखती होंगी। एंड दैट इज व्हाई यू सी दैट वो चीज जो एकदम उन्होंने मेहनत करके बनाई, उसका प्राइस मार्केट में जब वो बेचने आते हैं, क्या हो जाता है? एकदम कम। क्योंकि दैट प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट कह रही है आई कांट इंटरफेयर, सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, आइडियली उनको क्या करना चाहिए? फार्मर्स को भी आइडल सिनेरियो में किसी कंट्री के अंदर उनके पास अच्छे अच्छे वेयर हाउस होने चाहिए, उनके पास भी बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए कि मैंने 100 क्विंटल बना लिया है, मैं अपने वेयर हाउस में रख रहा हूं, मैं धीरे धीरे करके सप्लाई करूंगा ताकि मार्केट में एक्सेस सप्लाई ना आए। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे देश के अंदर, क्या वेयर हाउसिंग पूरी है या नहीं है? नहीं। दैट इज वाई सारी सप्लाई एक साथ मार्केट में आ जाती है। अब फार्मर क्या कह रहे हैं? फार्मर कह रहे हैं हमें कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सोशलिज्म। सरकार डिसाइड करे एक रेट, उसी रेट पे सरकार को भी हमसे खरीदना पड़ेगा और प्राइवेट प्लेयर को उसी पे भी खरीदना पड़ेगा। यानी दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम अ सिस्टम विच इज मार्केट ओरिएंटेड टू अ सिस्टम जहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी सरकार की प्राइस डिसाइड कर ले और वो प्राइस पे ही सामान बिके। तो असेंशियली अगर आप देखो, जो फार्मर की डिमांड है, इट इज अ थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म वर्सेस सोशल। अच्छा, ये जो थ्योरी है, ये इंडिया में चल सकती है, ये यूएस में नहीं चल सकती। कारण, क्योंकि यूएस इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, इंडिया इज स्टिल व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी? मिक्स। तो यहां पर सरकार के पास पावर है इंटरफेयर करने की। यही अगर हम यूएस में रहते होते, सरकार कहती जी सॉरी, हम तो कैपिटलिस्ट हैं, हम तो इंटरफेयर करेंगे ही। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ यू से अ पर्टिकुलर। क्लियर है वाली चीज? अच्छा, ये मैंने बैठे बैठे कैपिटलिज्म सोशलिज्म की बात क्यों कर ली? तो हमारे ओल्ड सिलेबस में है। हमारा जो चैप्टर 7 है ना, वो हमें ये कह रहा है
कोई भी तरह की कंट्री हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, हर कंट्री में गवर्नमेंट को कुछ हद तक इंटरफेयर करना ही पड़ता है। इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सोच निकल के आई है, वो ये निकल के आई है 1930s से पहले, कीन से पहले ऐसा माना जाता था गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना। 1930 से पहले माना जाता था प्योर कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी रहेगी, कुछ भी बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। 1930s के बाद कीन्स और बाद के इकोनॉमिस्ट ने बोला अगर तुम प्योर कैपिटलिज्म भी हो ना तो भी एज गवर्नमेंट तुम्हें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। क्यों? अच्छा, 1930 में ऐसा क्या हुआ था कि पूरी थ्योरी बदल गई? किसी को पता? कुछ 1930 के आसपास ऐसा कुछ हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन। आपने होगा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आज तक का रिसेशन, रिसेशन में नहीं बोलूंगा, डिप्रेशन बोलूंगा, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था दुनिया में 3 तरह के डिप्रेशन है जिनको स्टैंड आउट किया जाता है। पहला 1929 का, दूसरा ईयर 2000 का जिसे .com बबल बोलते हैं, और तीसरा 2007-2008 का जिसे हम इंफॉर्मेशन या जिसे हम बैंकिंग क्राइसिस या सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं। तो दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा डिप्रेशन आया था ईयर 2019-29 से 1933-34 के बीच। और जब यहां पर डिप्रेशन आया था ना, जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सोच है वो बदल गई थी। उससे पहले वाले इकोनॉमिस्ट कहते थे कुछ भी मत करो, इकोनॉमी अपने आप चलती रहेगी, अपने आप हर चीज कौन संभाल लेगा? डिमांड एंड सप्लाई। लोगों पे छोड़ दो, कंज्यूमर्स पे छोड़ दो, सप्लायर पे छोड़ दो, वो सब कुछ कर लेंगे। एक थ्योरी चलती थी जिसे बोलते थे इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। इनविजिबल हैंड का मतलब क्या हुआ? एक मार्केट जहां पे सरकार इंटरफेयर नहीं कर रही, वहां पे सब कैसे चल रहा है? डिमांड एंड सप्लाई। और इस डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस को प्यार से उस जमाने की इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे? इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। ये बिल्कुल वैसे आपको पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब देख लेंगे। इनविजिबल हैंड ऑफ द गॉड। अब मुझे बताओ, क्या भगवान भी सबका ध्यान रखते हैं या उन्हीं का ही ध्यान रखते हैं जो अपना ध्यान खुद रख रहे हैं? कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सुना होगा बचपन के अंदर। सेम चीज है, इकोनॉमिस्ट को भी पता चला देयर इज नथिंग कॉल्ड इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड जो डिमांड एंड सप्लाई है ये गड़बड़ कर सकता है, और गड़बड़ के पहले निशान इनको कब मिले थे? 1929 में, जब दुनिया में डिप्रेशन आ गया था। ये खुद इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। फिर एक थ्योरी निकल के आई कि गवर्नमेंट को हमेशा कुछ हद तक इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमें यही पढ़ना है, फिस्कल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब एक गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर फिस्कल फंक्शन का मतलब क्या हुआ? वो फंक्शन जो गवर्नमेंट को करने ही पड़ेंगे एज रिगार्ड्स। क्लियर है वाली चीज हमारी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल ये है गवर्नमेंट के फंक्शन। फिर एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा, आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब क्या हुआ? आपने कैपिटलिज्म में क्या अज्यूम कर रखा था कि कैपिटलिज्म अपने आप चलती रहेगी, इनविजिबल हैंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सब कुछ टेक केयर कर लेगा। मगर जैसे ही रिसेशन आता है, क्या ये सारा बिगड़ जाता है या नहीं बिगड़ जाता? यस। तो अलग अलग तरह के मार्केट फेलियर होते हैं जो हम पढ़ेंगे। अगर हम हर चीज छोड़ दे डिमांड एंड सप्लाई पे, तो मार्केट कई बार हमें इलॉजिकल रिजल्ट देती है, मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैं ये बताऊं ना, अगर हमारे देश के फार्मर्स को अपना टमाटर 2 रुपए किलो पे बेचना पड़ रहा है, थोड़े समय पहले भी मैं देख रहा था कुछ फार्मर्स जो कीनू होता है, जिस कीनू का जूस निकालते हैं हम लोग, कीनू को उन्होंने सड़कों पे फेंक दिया, उस पर अपना ट्रैक्टर चढ़ा दिया। एक फार्मर जो मेहनत कर करके कीनू उगा रहा है, और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। टमाटर के केस में थोड़ा समय पहले महाराष्ट्र में हुआ था, फार्मर्स ने टमाटर उगाया, टमाटर सड़क पे फेंका, उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जो चीज मेहनत करके तुमने बनाई, तुम्हें ट्रैक्टर लास्ट में डिस्ट्रॉय करनी पड़ रही है। सुन के लगता है बड़ी बेतुकी सी बात है, ये तो वेस्टेज है प्योर। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट की कीमत है वो 2 रुपए किलो पे आ गई है, 1 रुपए किलो पे आ गई है। अब देखा जाए, ये जो 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो का मार्केट में प्राइस मिल रहा है, ये प्राइस कैसे मिल रहा होगा? बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। बट 2 रुपए किलो पे अगर एक पर्सन को मिल रहा है, उससे उसकी कॉस्ट कवर होगी या कॉस्ट भी कवर नहीं होगी? कॉस्ट भी नहीं। दिस इज अ टाइप ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट। मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, जब डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। जब भी मार्केट सारे डिसीजन ऑप्टिमम वे में नहीं लेती, उसे क्या बोलते हैं? मार्केट। और हम पढ़ेंगे कि 1930s में इकोनॉमिस्ट ने पाया अगर आप इकोनॉमी को छोड़ दोगे मार्केट फेलियर होगा ही होगा। तो हम पहले पढ़ेंगे मार्केट फेलियर कैसे होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे हर तरह के मार्केट फेलियर के अंदर गवर्नमेंट को इंटरफेयर कैसे।
ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हमारे चारों तरफ ये डेली बेसिस पे मार्केट फेलियर हो रहे हैं, और अगर आप ये सोचना चाहते हो ना कि गवर्नमेंट कई बार क्यों इंटरफेयर नहीं करती या क्यों इंटरफेयर करती है, इसका जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। किस किस तरह के मार्केट फेलियर होते हैं और वहां पे कैसे कैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। तो ले देख के जो यूनिट नंबर 2 है वो भी यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड है कि कब कब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। और इसी के अंदर आखिरी यूनिट हमारा है, ये वर्ड आपने शायद सुन रखा हो, आपसे सुनना चाहूंगा, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है भाई? फिस्कल पॉलिसी, कुछ आइडिया, कुछ जो दिमाग में है बोल दो, क्या दिक्कत है? वो पॉलिसी जो, वो तो ठीक है, गवर्नमेंट किस बारे में डिसाइड कर रही है? मनी के बारे में नहीं, मनी के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी होती है। उल्टा बोल रहे हो आप, मनी के साइड में जब करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। और हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं लेती, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेती है। वो चैप्टर नंबर, अभी जो अगला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 8, उसके अंदर आएगी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को बढ़ा चढ़ाकर, जब अपनी गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाती है या अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है और उससे इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालना चाहती है, उसे क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बेसिकली अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के थ्रू कंट्रोल करती है। हमारे देश में फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर आप मनी की सप्लाई को डील कर रहे हो, वो गवर्नमेंट नहीं लेती, वो कौन करती है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी हमारे देश में डिसाइड होती है 1 फरवरी को। हम सबके देश में क्या आता है? बजट। 1 फरवरी को बजट आता है। ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है, बल्कि इसी पीरियड के दौरान, फरवरी मार्च के दौरान, हर स्टेट का भी बजट आता है। सिंपल भाषा में सुनना चाहूंगा, बजट में क्या होता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, अगले 1 साल की रेवेन्यू और अगले 1 साल के एक्सपेंडिचर के बारे में बताती हैं। पार्लियामेंट के सामने प्रपोजल रखती हैं, पार्लियामेंट से पास करवाती हैं। यानी इन शॉर्ट बोलूं तो अगर बजट की बात करें तो बजट के अंदर हमारी फिस्कल पॉलिसी डिसाइड होती है। फिस्कल पॉलिसी डिसाइड होती है। अब इस फिस्कल पॉलिसी को एट प्रेजेंट कैसे किया जाए वो हम देखते हैं। आज की डेट में मुझे बताओ, गवर्नमेंट, थोड़ा आइडिया लेना चाहता हूं, अब मैं आपसे एग्जैक्ट नंबर नहीं मांग रहा, पिछले 2 3 4 सालों से सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो पहले के मुकाबले ज्यादा कर रही है या कम कर रही है? ज्यादा कर रही है। ठीक है जी, इसका कारण होगा कोई ना कोई। सरकार जब ज्यादा खर्चा करती है, सरकार को या तो टैक्स बढ़ाना पड़ता है, टैक्स तो बढ़ाया नहीं सरकार ने, तो सरकार ने लोन लिए हैं। अगर आप देखो, इंडिया की डेट पिछले 4 से 5 सालों में एकदम शूट करी, इतनी शूट करी है कि आईएमएफ ने 2 महीने पहले रिपोर्ट निकाली है। वो कह रही है कि वन ऑफ द कंट्रीज जिसकी डेट बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले 5 सालों में, वो इंडिया है। वो अलग बात है कि दुनिया में बाकी कंट्रीज के मुकाबले डेट अभी भी हमारी कम है, बट पिछले 4 से 5 सालों में इंडिया की डेट बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने खर्चा बहुत ज्यादा करा है और रेवेन्यू तो बढ़ी नहीं ज्यादा। थोड़ी बहुत टैक्स से ज्यादा एक्स्ट्रा रेवेन्यू आई, 20-30% की ग्रोथ हर बार आ रही है, बट अल्टीमेटली ये सारा पैसा कहां से आएगा? लोन से आएगा। इसको प्यार से बोलते हैं, एक वर्ड सुना होगा आपने, फिस्कल डेफिसिट। ये वर्ड सुना है या नहीं सुना? ये सारी चीज ना पहले चैप्टर मैंने क्लास में बोले जाना जा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए हमारे सिलेबस में क्या है। हर चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये सिलेबस खत्म नहीं हो रहा हमारा। हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया पिछले 3-4 सालों के अंदर, जब से कोविड आया। कारण बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। अब सवाल यह है, कोई तो कारण होगा ना, सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, और अब सरकार धीरे धीरे अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती जा रही है। अब धीरे धीरे हर साल अगले 3-4-5 सालों में सरकार अपने खर्चे को कंट्रोल करेगी, फिस्कल डेफिसिट को नीचे लाएगी। उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो हमें एज इकोनॉमिक स्टूडेंट ये पढ़ना है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, सरकार कब क्या करती है, और सरकार के कौन से स्टेप से। देखो, अल्टीमेट पर्पस जिसकी वजह से आईसीआई इसको अपने सिलेबस में लेके आया था, वो ये था दैट डेली बेसिस पर आरबीआई और गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजन लेती हैं। एंड लेट मी टेल यू, इस देश के अंदर क्या, दुनिया में 99.5% लोगों को समझ में नहीं आता आरबीआई ने क्या किया। आज आप सड़क पर चलते हुए किसी इंसान से पूछो, तेरे को पता है आरबीआई ने क्या किया? होगा दिमाग ना खराब कर जाएगा, आगे जाने दे। 99.5% लोगों को ना समझ में आता, ना उनको पता कि आरबीआई क्या कर रहा है, गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, क्यों कर रही है। बट एक चीज बता दूं, 100% लोगों पे उसका असर पड़ता है। हमारे घर में किचन के अंदर जो सामान आता है ना, उस पर भी इसका असर पड़ता है, बट हमें पता नहीं है। आईसीआई डज नॉट वांट यू पीपल टू बी इन दैट सेम 99.5% कैटेगरी कि आरबीआई ने कुछ किया, आप कह रहे हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा काम तो टैक्स पढ़ना है, मेरा काम तो ऑडिट करना है। आप जनरल एंट्री बताओ, अभी डाल देता हूं मैं।
हम क्या सिर्फ जनरल एंट्री डालने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? नहीं, आईसीआई कह रहा है तुम कॉमर्स के ज्ञाता हो, कॉमर्स का सबसे बड़ा कोर्स कर रहे हो, तुम्हें एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की कि तुम्हें पता लगे आरबीआई कुछ कर रहा है तो क्या, और तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि तुम्हें पता हो अगले 1 साल में आरबीआई की पॉलिसी क्या होगी। अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो यू शुड बी प्रूडेंट इनफ कि आप समझ सको सरकार वो क्यों कर रही है, सरकार अच्छा कर रही है या सरकार बुरा कर रही है। एंड दैट इज वाई उन्होंने ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में डाले। ठीक है जी। चैप्टर नंबर अगर मैं ये 8 बोलूं तो पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के ऊपर। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस क्यों होनी चाहिए, मार्केट फेलियर क्या होता है, हर मार्केट फेलियर के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और फाइनली गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो हमारा एक चैप्टर हो गया नेशनल इनकम के ऊपर, अगला चैप्टर क्या हो गया? गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस। ठीक है जी। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 किसके ऊपर है? प्योरली मनी, मनी मार्केट के ऊपर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मनी यानी कि पैसा, आज की डेट में अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं व्हाट इज मनी, मनी क्या होती है? मीडियम। एक जमाने में लोग मनी को बोलते थे, मनी का मतलब करेंसी नोट, मनी का मतलब करेंसी कॉइन। मेरा आपसे सवाल है, क्या करेंसी नोट और करेंसी कॉइन सिर्फ यही दोनों मनी है, या मनी तो इससे बहुत बड़ी है? करेंसी और कॉइन सिर्फ यही मनी है? नहीं। आज की डेट में स्पेशली जब सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया है, अगर आज हम चेक करें हमारे वॉलेट के अंदर बहुत कम कैश कैरी करके घूमते हैं। बीत गए वो जमाने जब लोग अपने वॉलेट के अंदर पैसे घुसा के घूम रहे होते थे, क्योंकि उस जमाने में चलता ही कैश था। तो लोग जब घर से निकलते थे सारे कैश में लेके जाते थे। आपको याद होगा कि अगर आप घर से बाहर निकलते थे, स्कूल में कभी ट्रिप वगैरह पे पिकनिक पे जाते थे, तो घर वाले तुम्हें कैश दे देते थे, कहते थे कि एक्स्ट्रा कैश रखियो, इमरजेंसी में काम आएगा। अब आप में से कुछ बच्चे अपना शहर छोड़कर दिल्ली आए होंगे, घर वालों ने कोई कैश नहीं दिया होगा, घर वालों ने बोला होगा तेरे एक अकाउंट खुलवा दिया, उसमें पैसे डलवा दिया, उसकी स्टेटमेंट मेरे पास आती है, कहीं इधर उधर खर्च करे मेरे पास एसएमएस आ जाएगा। कई पेरेंट्स तो करते हैं, अकाउंट बच्चे को खुलवाते हैं, एसएमएस उनके पास जाता है, किया तुमने यहाँ पर 20 रुपए का पोहा खाया, मैसेज। बड़ा सही तरीका है कंट्रोल करने का। आपको बच्चे को कैश देने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे को टेंशन ही नहीं कि मेरे पीजी में मेरा कैश पड़ा है, सब कुछ आपके फोन के अंदर है। यानी अब क्या ये यूपीआई, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये भी एक मनी का तरीका है या नहीं है? यस। अच्छा ये मनी का तरीका है। मेरा सवाल ये है, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन वगैरह, क्या वो मनी है या नहीं है? क्या वो मनी है या नहीं है? अब सवाल, कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो भी एक मनी का तरीका है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोलते हैं कि नहीं वो मनी का तरीका नहीं है। यानी इस चैप्टर के अंदर पहली चीज तो मैं इसका आंसर नहीं दे रहा, अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पहली चीज तो हमें पढ़नी है मनी होती क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स में मनी बोला किसको जाता है, तो पहले तो ये मनी बताया जाएगा। अच्छा जैसे किसी भी चीज का डिमांड एंड सप्लाई से उसका प्राइस निकलता है, आज की डेट में मोबाइल फोन या शेयर का करूं, एक होगा मार्केट डिमांड का, एक क्या होगा मार्केट सप्लाई। सिमिलरली क्या मनी का भी कोई प्राइस होता है? क्या क्या मनी का भी कोई प्राइस होता है? यस, मनी का प्राइस होता है इंटरेस्ट। अगर आप ध्यान से देखो, क्या इंटरेस्ट एक तरह का मनी का प्राइस है या नहीं है? यस। आज मैं आपको कह दूं यार मुझे 2 लाख रुपए उधार देना, आपने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, विश्वास है तुम्हें मेरे पे कि हमारा टीचर है भागेगा तो नहीं कहीं भी, तो आपने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए। अच्छा आपने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, मैंने आपको 2 साल बाद लौटाए, अच्छा 2 साल बाद वापस 2 लाख रुपए दूं या ज्यादा देने पड़ेंगे? ज्यादा। ज्यादा में आप क्या लोगे मुझसे? इंटरेस्ट। यानी अगर आप किसी को पैसे देते हो और कुछ समय बाद उससे पैसे लेते हो, आप उसे इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो क्या इन अ वे देखा जाए इंटरेस्ट इज द प्राइस फॉर मनी और नॉट? यस। अच्छा हर देश के अंदर इंटरेस्ट रेट सेम है या अलग अलग है? इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज एफडी पे कितना इंटरेस्ट है? 6.4, तो चलो स्पेसिफिक ही हो गया किसी एक बैंक का, बट हर बैंक के थोड़े बहुत अलग अलग हैं, 6 से 7% के बीच में। कोई 6 देगा, कोई 6.25 देगा, कोई 6.5 देगा, कुछ जगहों पे 7 भी मिल रहा होगा, सीनियर सिटीजन वगैरह को 7 से ऊपर भी मिल रहा होगा। बट मोटा मोटा बोलूं हमारे देश के अंदर एफडी जो कि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, कितना रेट चल रहा है उसका? 6 से 7। अच्छा मुझे बताओ यही एफडी अगर आप जापान में कराओगे, जापान के अंदर कितना मिल जाएगा? रफ एस्टिमेट, इन्होंने बोला 2%, और किसी को रफ एस्टिमेट मारना है, वो कौन सा जापान गए हैं, वो भी तो कहीं मार रहे हैं। हाँ जी बताओ। माइनस, ये कहने सर माइनस में होगा, और बताओ 4 या 5% होगा। द आंसर इज जापान में करंटली माइनस में इंटरेस्ट रेट चल रहा है। माइनस में इंटरेस्ट रेट मतलब वहां पर किसी को अगर पैसे आपने डिपॉजिट कराने हैं, पैसे डिपॉजिट कराने पे इंटरेस्ट मिलता नहीं है। जापान के अंदर नेगेटिव चल रहा है। यूएस के अंदर एक जमाने में 2% 3% चलता था, अब उनका भी बढ़ के 5-6% की कैटेगरी में आ गया।
4 से 5% सदी पिछले 40 साल में, आज की डेट में पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। यूएस में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। यानी एक चीज तो समझ में आती है, क्या इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से इंपैक्ट होता है या नहीं होता? यस। जापान के अंदर नेगेटिव है, यूएस में 4-5% है, इंडिया के अंदर 5 से 7% है, एंड देयर आर कंट्रीज जहां पर 30-40% के रेट में भी। यानी क्या मनी का क्या इंटरेस्ट मनी से इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा? यस। यहां पर दो चीजें आएंगी, एक आएगी मनी की डिमांड और एक क्या आएगी? मनी की सप्लाई। जैसे किसी भी चीज का प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन होता है, सेम वे में मनी का प्राइस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वो भी कहां से डिटरमिन होगा? मनी की डिमांड एंड मनी की सप्लाई। और अगर आप ध्यान से देखो चैप्टर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। आपको मनी की डिमांड पढ़नी है, फिर क्या पढ़ना है? मनी की सप्लाई। और दोनों के बेसिस पे क्या आप इंटरेस्ट रेट के बारे में थोड़ा आइडिया ले सकते हो नहीं ले सकते? यस। वैसे मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट रेट की जो थ्योरी है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो बहुत डीप है। वहां पर अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज है, बट आईसीआई ने कहा ना ना ना, इतनी डीप में नहीं पढ़ाना। इसलिए आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि हम इतनी डीप में जाएंगे, तो आंसर इज नो। हम सिर्फ उतनी डीप में जाएंगे जितनी डीप में आईसीआई ने हमें बोला है जाने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा डीप में चले गए तो पता चलेगा कि हम उसी के अंदर ही 15-20 क्लास लगा देंगे और सिलेबस के बियॉन्ड चले जाएंगे, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ना हमारे सिलेबस के लिए जरूरी है, ना एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें रियल लाइफ में जाता है। हमें एक वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होता है। और इसी के अंदर आखिरी यूनिट हमारा है जो अभी आपने मेरे साथ बोला, फिस्कल पॉलिसी के अलावा कौन सी पॉलिसी होती है? एक बार जल्दी से बोला, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जब किसी भी देश की सरकार या सरकार द्वारा अपॉइंटेड कोई अथॉरिटी, जैसे इंडिया के अंदर ये काम किसको दिया गया है? आरबीआई। जब कोई भी एक सेंट्रल बैंक इस कंट्री में मनी की डिमांड या सप्लाई को ऊपर नीचे करता है और उस डिमांड या सप्लाई को ऊपर नीचे करके कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, उस पॉलिसी को प्यार से क्या बोला जाता है? मॉनेटरी। अच्छा, हमारे देश के अंदर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, ये तो आप सबने बोला। कोई बताएगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कितनी पीरियोडिसिटी में डिसाइड करता है? हर कितने महीने बाद, साल में एक बार, या हर कुछ दिन बाद? आइडिया किसी को? कितने दिनों बाद आरबीआई अपनी फ्रेश पॉलिसी को रिव्यू करता है? कोई कह रहा है 6 महीने बाद, फिर और किसी को? क्वार्टरली। आंसर इज पॉलिसी पूरी क्वार्टरली रिव्यू होती है, मगर हर 14 दिन बाद उसमें एक रिव्यू, मतलब एक सब रिव्यू होता है। हर 14 दिन बाद आरबीआई की कमेंट्री आती है और हर क्वार्टर में वो फिर से रेट्स फिक्स करता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में करंटली आरबीआई को क्या करते रहना पड़ता है? साथ साथ देखना पड़ता है कंट्री में मनी की सप्लाई ज्यादा तो नहीं हो रही, ज्यादा हो रही है तो उसे कम कर दो, कंट्री में मनी की सप्लाई कम हो रही है तो उसे क्या कर दो? ज्यादा कर दो। तो दिस इज आवर थर्ड चैप्टर, थर्ड मतलब 8th चैप्टर। 6th चैप्टर हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर होगा, 7th चैप्टर हमारा गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के ऊपर होगा, 8th चैप्टर प्योरली किसके ऊपर होगा? मनी के। तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तीनों के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे, रियल लाइफ से कनेक्टिविटी भी आएगी। इसके बाद आएगा 4th चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम पढ़िए जरा से जल्दी से, क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। नाम से पता लग गया, यहां पर हम क्या करेंगे? इंडिया की बात करेंगे या इंटरनेशनल बात करेंगे? आज की डेट में मुझे बताओ, कोई भी ऐसी कंट्री होगी जो दुनिया के साथ बिजनेस ना करती हो? कोई ऐसी कंट्री? इवन नॉर्थ कोरिया जो अपने आप को अलग ही लेके चलता है, उसको भी बिजनेस करना पड़ता है दुनिया के साथ। आज की डेट में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो आइसोलेशन में जीती है। इनफैक्ट आपका किसी कंट्री का रिलेशन खराब हो, फिर भी आप ऐसा हो बिल्कुल कि रोज लड़ाई हो रही है उस बंदे के साथ, मगर बिजनेस फिर भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं है तो बिजनेस नहीं करते होंगे? करते। इंडिया का मालदीव्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हुआ पिछले दिनों में, आपने देखा। कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हुए इंडिया के, आपको सब ये कहानी पता बताने की जरूरत नहीं है। क्या इंडिया और कनाडा की ट्रेड कम हो गई है? अच्छी खासी चल रही है। क्या इंडिया और मालदीव्स की ट्रेड कम हो गई बिकॉज एक डिप्लोमेटिक इशू आ गया, या अच्छी खासी चल रही है? अच्छी खासी चल रही है। यानी एक चीज सारी कंट्रीज ने सीख लिया है, हम लड़ाई करते रहेंगे बेशक दुनिया का यहाँ की, मगर क्या ट्रेड करनी बंद करेंगे? नहीं। मजे की बात पता क्या है? रशिया और यूरोप पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा है कि रशिया के साथ बिजनेस मत करो। यूरोप के देश इंडिया को ज्ञान दे रहे हैं कि रशिया के साथ बिजनेस मत करो, रशिया अच्छी कंट्री नहीं है, यूक्रेन जैसी छोटी कंट्रीज पर अटैक करती है, तुम्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और मजे की बात पता क्या है? इस समय यूरोप और रशिया के बीच में बिल्कुल ट्रेड नहीं हो रही है, अभी भी ट्रेड हो रही है, अभी भी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, रशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होती है वो रशिया और इंडिया की ट्रेड से ज्यादा है इस समय। इंडिया की कोई लड़ाई नहीं है रशिया के साथ। इनफैक्ट हम तो रशिया को अपना फ्रेंड मानते हैं हमेशा से रशिया हमारा फ्रेंड ही है एक तरह से। ये एक बदमाश फ्रेंड है जो है बदमाश,
मगर है दोस्त हमारा है, क्या करें बताओ। हमारे होते हैं ना दोस्त, ऐसे बदमाश से होते हैं, गुंडे से होते हैं, पर दोस्त बना के रखते हैं कि हाँ जब जरूरत पड़ेगी तो फोन तो उसी को करूंगा ना। जब सड़क पे पिट रहे होगे तो फिर फोन तो करना पड़ेगा ना बदमाश दोस्त को। तो इंडिया ने भी वो बदमाश दोस्त बना रखा है रशिया, कि अगर कल को किसी और कंट्री ने कुछ की गड़बड़ तो हमारा बदमाश दोस्त बैठा है, रशिया को फोन कर देंगे या रशिया हेल्प करने आ जाएगा, पास में हेल्प भी करिए। अच्छा, यूरोप हमें ज्ञान दे रहा है ये बदमाश है, इसके साथ दोस्ती मत रखो। हमने कहा ठीक है, हम दोस्ती नहीं रखेंगे, तुम भी मत रखो। इंडिया का जो रशिया के साथ बिजनेस है, उससे ज्यादा बिजनेस आज भी यूरोप का किसका चल रहा है? रशिया के साथ। लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं रोज बैठ के, एक दूसरे के अगेंस्ट साजिशें रच रहे हैं। वो पुतिन को मरवाने की साजिश रच रहे हैं, पुतिन उनको ऊपर न्यूक्लियर बम की अटैक की वो दे रहा है, मगर बिजनेस बंद नहीं होता। कुछ तो कारण होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड बंद नहीं होती। तो हमें चैप्टर नंबर 4.1 में क्या पढ़ाया जाएगा? थ्योरीज ऑफ। एक जमाना था लोग मान के चलते थे इंटरनेशनल ट्रेड बुरी बात है, एक कंपनी एक कंट्री जीत जाएगी, एक कंट्री हार जाएगी, और होता भी यही था। ब्रिटेन और इंडिया की जब इंटरनेशनल ट्रेड हुई थी तो वो इंडिया के फायदे में थी या ब्रिटेन के फायदे में थी? ब्रिटेन। मगर आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में एक अमीर देश और एक गरीब देश भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऐसी थ्योरीज हैं जो ये प्रूव करके दिखाती हैं कि जब दो देश काम करते हैं तो दोनों को फायदा होता है। तो हमें वो थ्योरीज पढ़नी है जिन थ्योरीज के बेसिस पे ये इंटरनेशनल ट्रेड चलती है। ठीक है जी, ये हो गया बिल्कुल सिंपल। फिर आता है यूनिट नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। मुझे एक चीज बताओ, आज की डेट में अगर एक गुड्स इंडिया में बने, लेट्स से हम दिल्ली में बैठे हैं, एक गुड्स यूपी में बने, यूपी से दिल्ली आ रहे हैं, एक गुड्स ऑस्ट्रेलिया में बने, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहे हैं, क्या दोनों पे टैक्स रेट स्ट्रक्चर सेम होगा या अलग अलग? आई एग्री, टैक्स आपने इंटर में पढ़ना है, आई एग्री दैट आपको अभी टैक्स की ज्यादा नॉलेज नहीं, सुनी सुनाई बातों से नॉलेज है, बट सिर्फ गेस करके बताओ, ऑस्ट्रेलिया से अगर मैं गुड्स मंगवाऊं और यूपी से मैं गुड्स दिल्ली में मंगवाऊं, दोनों में क्या फर्क होगा प्राइमरी? इंडिया से जब मतलब यूपी से गुड्स आए होंगे तो टैक्स के नाम पे क्या लगा होगा? क्या लगा होगा? जीएसटी लगा होगा। ठीक है जी, कौन सा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, मारो गोली, वो रेलेवेंट नहीं है, तीनों है तो जीएसटी ना। तो जब इंडिया से मैंने गुड्स मंगवाए तो क्या लगा? जीएसटी। और जब ऑस्ट्रेलिया से गुड्स मंगवाए तो उस समय क्या लगा होगा? कस्टम्स। कस्टम्स एक ड्यूटी नहीं होती, कस्टम्स के अंदर काफी सारी ड्यूटी होती है। तो इसका मतलब ये है जब इंटरनेशनली ट्रेड होती है और जब डोमेस्टिकली ट्रेड होती है, हमारे दुनिया के अंदर रेट सेम चलते हैं या अलग अलग चलते हैं? अलग अलग। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगा, जो नॉलेज है उसके बेसिस पे जवाब देना। इंडिया, अगर आप गुड्स रशिया से इंपोर्ट करते हो और आप गुड्स पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हो, क्या हो सकता है दोनों की कस्टम ड्यूटी का रेट सेम हो या अलग अलग भी हो सकता है? अलग अलग भी हो सकता है। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंट्रीज के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी देश के साथ हम अपनी ट्रेड को फैसिलिटेट करना चाहते हैं और किसी कंट्री के साथ हम अपनी ट्रेड को क्या करना चाहते हैं? गिराना चाहते हैं। कैसे किया जाता है उसके लिए टॉपिक क्या है हमारा? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड। सबसे सिंपल तरीका होता है कस्टम ड्यूटी, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे सरकार किसी कंट्री को के साथ अपनी ट्रेड को बढ़ा सकती है, किसी कंट्री के साथ अपने ट्रेड को घटा सकती है। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर थोड़ी बहुत टैक्सेशन की नॉलेज भी आपको मिलेगी, साथ साथ इंडिया और चाइना के बीच में आज की डेट में क्या चल रहा है वहां पे अच्छी सी कहानी बताऊंगा कि इंडिया और चाइना कहने के लिए पड़ोसी हैं, ओपनली एक दूसरे को गालियां भी नहीं देते, बट क्या इंटरनली आपस में फाइट चल रही है या नहीं चल रही है? एक तरह से क्या कोल्ड वॉर काइंड ऑफ चलता है या नहीं चलता है? यस। चाइना पूरी दुनिया में इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करता रहता है और इंडिया किसको काउंटर करने की कोशिश करता रहता है? चाइना। बट ओपनली लड़ाई नहीं करते हम, बिल्कुल। वी आर नॉट लाइक यूएस एंड चाइना ओपनली एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, बट डीप इनसाइड एक कंपटीशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। कैसे चल रहा है? थ्रू ट्रेड पॉलिसी। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर इंडिया और चाइना के अच्छे से एग्जाम्पल। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ट्रेड नेगोशिएशन। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, WTO। क्या नाम है इसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? यस। IMF फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अल्टीमेटली एशियन डेवलपमेंट फंड नाम का भी एक फंड है। ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी पर्पस के लिए बनाई गई हैं। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी वाला चैप्टर है, मुझे मजा नहीं लगता, बट ठीक है जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। कौन सा चैप्टर है? ट्रेड नेगोशिएशन। कंट्रीज आपस में जब बातें करती हैं किस तरह से ट्रेड नेगोशिएशन करती हैं, इसका एक एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा G20 पे समय ऋषि सुनाक, कौन है ऋषि सुनाक? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। वो इंडिया आए, इंडिया आने के बाद इंडिया में जाकर अपना थोड़ा इंडियननेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ही इज अल्टीमेटली यूज्ड टू बी फ्रॉम इंडिया, बट राइट नाउ ही इज अ यूके सिटीजन, ऑल्दो हिज वाइफ इज द डॉटर ऑफ नारायण मूर्ति एंड नारायण मूर्ति इज इंडियन सिटीजन, बट उसकी वाइफ भी मुझे लगता है वो यूके की सिटीजन होगी। तो अल्टीमेटली ऋषि सुनाक और उसकी वाइफ दोनों कौन है? यूके के सिटीजन है। ऑल्दो वो
पैदा इंडिया के अंदर होंगे, आज की डेट में यूके सिटीजन है, आज की डेट में उनकी लॉयल्टी कौन सी कंट्री की तरफ होगी? यूके। मगर ऋषि सुनाक जब इंडिया के अंदर आया, उसने पूरी कोशिश करी अपना दामाद दिखाने वाली थी, उसके मीम्स भी बने दामाद जी कर करके। ऋषि सुनाक इतना इंडिया में आकर इंडिया फ्रेंडली क्यों दिख रहा था? उसको क्या मिल जाता? क्या वो इंस्टाग्राम पे कुछ व्यूज के लिए, इंस्टाग्राम पे उसकी रील वायरल हो जाए उसके लिए टाइम पास कर रहा था? नहीं। ऋषि सुनाक को अगर आप बैकग्राउंड स्टोरी देखो, इंडिया और यूके का ना एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। ये ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन हो गया तो यूके की कंपनीज को इंडिया के अंदर रेट कम लगने लग जाएगा, और इंडिया की कंपनी जब यूके में बेचेंगी तो उन्हें रेट कम लगना मिल जाएगा। यानी असली में जो ये बार ड्रामा चल रहा था ना, जहां पर ऋषि सुनाक अपनी इमेज इंडियंस के सामने सुधार रहा था, उसके पीछे बैकग्राउंड नॉलेज क्या थी कि इंडिया और यूके का क्या साइन होने वाला है? ट्रेड पैक्ट, जिसके अंदर नो डाउट इंडिया के कुछ बिजनेसमैन को नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? अगर आज मैं एक इंडिया का बिजनेसमैन हूं और आज एक यूके का बिजनेसमैन भी इंडिया में आकर बिजनेस कर सकता है और कम ड्यूटी लगेगी, तो मुझे बताओ एज अ इंडियन बिजनेसमैन मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। मगर वो इस नुकसान को काउंटर करने के लिए एक भूमिका बना रहा था। तो दो कंट्री आपस में किस तरह के नेगोशिएशन करती हैं, ये सब हमारा कौन सा चैप्टर आएगा? ट्रेड नेगोशिएशन। ठीक है, अगेन इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगला यूनिट है एक्सचेंज रेट। मुझे बताओ $1 आज के डेट में कितने रुपए का चल रहा है? 83 84 होगा, 84 मान लेते हैं चलो। आज से एक साल पहले 84 था या और कम था? कम था, 80 के आसपास होगा। उससे कुछ समय पहले क्या था? 70 होगा। उससे पहले क्या होगा? 65 होगा। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर आज $1 100 पे चला जाए, डॉलर एप्रिशिएट हो गया, इंडियन करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारा डॉलर के मुकाबले करेंसी वीक हो रही है तो हमारे लिए क्या है? ये बुरी बात है। द आंसर इज दिस कॉमन अंडरस्टैंडिंग में नॉट ऑलवेज बी ट्रू। अगर हमारा $1 के बदले 84 की जगह ज्यादा हो जाता है, सिर्फ इंडिया को नुकसान नहीं होते, इंडिया को कुछ नुकसान होते हैं और कुछ क्या होते हैं? फायदे। अगर थ्योरेटिकली, मैं अगेन बात कर रहा हूं 99.5% जनसंख्या की, अगर कोई किसी को कह देना, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, तो हमेशा एक वादा आता है, हम आएंगे तो क्या करेंगे? $1 को ₹1 पे ले आएंगे। कोई ना कोई होगा पॉलिटिशियन किसी गांव वगैरह में खड़े होकर बोलेगा, मैं आ गया तो $1 को ₹1 पे ले आऊंगा। मुझे एक बात बताओ, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर $1 ₹1 के मुकाबले हो गया, इसका मतलब इंडिया यूएस जितना पावरफुल है। ये होगा, मतलब अगर मैं $1 को ₹1 के, अगर आज सरकार $1 को ₹1 करना चाहे ना, ऑल इट टेक्स इज वन डिसीजन, $1 ₹1 की इक्वल हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा। जैसे रातों रात नोट गायब हो गए थे ना, वैसे ही रातों रात होगा, $1 ₹1 के बराबर हो जाएगा, बात खत्म। एग्जाम्पल लेता हूं, बाली का नाम सुना है सबने? इंडोनेशिया के अंदर एक इंडियन रुपी 188 बाली के इंडोनेशियन उसके बराबर होता है। हमारा जैसे $1 लगभग 84 रुपीज का है, तो ₹1 लगभग लगभग 188 इंडोनेशियन जो भी बोलते होंगे वहां पे उसकी करेंसी को, उसके बराबर होता है। तो दैट मीन्स हम इंडोनेशिया की इकोनॉमी के 188 टाइम्स पावरफुल है, और हमारी इकोनॉमी के मुकाबले यूएस की इकोनॉमी 84 टाइम्स पावरफुल है। क्या इसका मतलब ये है? यही चीज हमें समझनी है, एक्सचेंज रेट होता क्या है और एक्सचेंज रेट बढ़ने या कम होने से क्या फायदा नुकसान होता है। क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि दो कंट्री इक्वली पावरफुल तभी होती हैं जब $1 ₹1 के बराबर हो, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। देयर इज नथिंग कॉल्ड दिस। मैं अगर आपको बोलूं थाईलैंड इतनी सी कंट्री है, इंडिया के मुकाबले जीडीपी बहुत कम है, एक थाईलैंड की करेंसी, वहां पे आई थिंक भात चलता है, हाँ, एक भात बताओ इंडियन रुपी के मुकाबले ज्यादा है या कम है? एक भात इंडियन रुपी के लगभग ₹2.5 के बराबर है। यानी अगर 100 भात करूं तो इंडिया का कितना हो जाता है? लगभग ₹250। इसका मतलब थाईलैंड की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से ज्यादा पावरफुल है? नहीं। एक इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी में कितना रिलेशन है? लगभग लगभग पहले 2 गुना थी, अब शायद 3 गुना होगी। मतलब मैंने 2 साल पहले चेक करी थी,
उस समय लगभग 2 गुना थी, मतलब उनके 200 रुपए हमारे 100 रुपए के बराबर थे। अब लगभग लगभग पाकिस्तान की करेंसी और डेप्रिशिएट करी है पिछले 1 साल में, शायद 2.5 से 3 गुना होगी। दैट मींस इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी मात्र दो टाइम्स है। क्या इस तरह से एक्सचेंज रेट डिसाइड होते हैं? द आंसर इज नो। तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इससे हमारी एक कॉमन धारणा चेंज होने वाली है कि एक्सचेंज रेट कैसे होते हैं, और अगर हमारी कंट्री डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट हो रही है तो क्या ये बुरी बात है या इसके अंदर कुछ अच्छा भी छुपा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर आएगा। और लास्ट में इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, ये बड़ा सिंपल है यार, ये तो पढ़ पढ़ के ना जिंदगी निकाल दी। बताओ, एफडीआई, एफपीआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जिन बच्चों ने बीसी के पढ़ रखी है उनके साथ तो ये टॉपिक था। एफपीआई क्या होती है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बीसी के में भी टॉपिक हुआ करता था। एफडीआई क्या होती है और एफआईआई क्या होती है, वही सेम बातें फिर से यहाँ पे रिपीट करी हैं। एफडीआई के फायदे क्या है, एफडीआई के नुकसान क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरी सिंपल चैप्टर, ये पढ़ लेंगे। विद दैट हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, हमारे इंटर के इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ये 4 चैप्टर थे। दैट्स इट। इंटर के सिलेबस में यही 4 चैप्टर थे बस। मगर जब इंटर से कॉपी पेस्ट किया, मुझे नहीं पता ये कौन सा कंप्यूटर था, जब वहां से कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया, ये एक्स्ट्रा चैप्टर साथ में आ गया फ्री में। और ये चैप्टर तो ऐसा है, कोई भी हो, सीबीएसई हो, बीकॉम हो, ये हो, वो कह रहे जब तक तुम्हें कुछ डेटा रट्टा ना मरवाएं, जब तक तुम्हें रट्टा ना मारना पड़े, मजा ही नहीं आता। जो बच्चे बीसी के पढ़ के आए हैं उनको याद होगा, बड़ी मुश्किल से बीसी के में चैप्टर 3 से पाला छुड़वाया। बीसीके के चैप्टर 3 में क्या था? अल्टीमेटली बहुत सारी कंपनी थी, उनका डेटा था, उसके सीईओ का नाम याद करो, उसके सीएफओ का नाम याद करो, दिमाग खराब हो जाता था। और भी बहुत सारे चैप्टर थे जहां रट्टा मारना पड़ता था बीसीके के अंदर। सेबी कब रजिस्टर हुई, सेबी के अंदर कितने लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बकवास चीज मेरे हिसाब से आज की डेट में ना, एआई के जमाने में तुम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो यार, बकवास फालतू में। तो मुझे ये लगा शुक्र है बीसीके खत्म हुई, अब बच्चों को जो पढ़ाएंगे कम से कम वो तो पढ़ाएंगे जो रियल लाइफ में हो रहा है। मगर हमारे देश में ना हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नॉट जस्ट आईसीआई, एक अलग ही ऑब्सेशन है। जब तक बच्चे को कुछ रट्टा ना मरवाए तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि इनको डर ये लगता है कि बच्चे ने सारा समझ लिया, शायद 100 में से 100 ना लेकर आ जाए। वो कह रहे अच्छा लगेगा? बताओ, सीए के पेपर में बच्चा 100 में से 100 लेके आ रहा है, अच्छा क्या थोड़ा लगेगा? हम इसलिए बच्चे के नंबर काटने के लिए एक चैप्टर बनाएंगे जिसका नाम क्या है। आपने थोड़ा बहुत मोटा मोटा 12th क्लास में पढ़ रखा है, वही चीज आपको बताना है। 19 अपना क्या कहते हैं, प्री इंडिपेंडेंस में क्या होता था, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा 1991 तक क्या हुआ, 1991 के बाद क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें टिपिकली आप आई थिंक 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ रहे हो, बार 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 रिपीट हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सिलेबस। टोटल कितने चैप्टर हैं? 5। कहने के लिए 5 चैप्टर हैं, यूनिट अलग अलग है, तो हमें एक एक करके पढ़ने हैं। मेरी सीक्वेंस पढ़ाने की क्या होगी, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हमारे हिसाब से है वो ये वाला है, जहां से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 हमारा नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन वगैरह हो गया। फिर हम उसके बाद गवर्नमेंट वाले पे जाएंगे, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी पढ़ोगे तभी मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आएगा। फिर मनी वाले चैप्टर पे जाएंगे। उसके बाद ये दोनों आखिरी के कहीं ना कहीं थ्योरी वाले हैं। तो यहाँ पर जो 5 यूनिट आएंगे इंटरनेशनल ट्रेड में, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, एक्सचेंज रेट वगैरह, उनको पहले मैं पढ़ाऊंगा, और लास्ट में जो थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर रह जाएंगे उनको हम क्या कर देंगे, लास्ट में कर लेंगे। दिस इज हाउ वी विल डू आवर सिलेबस। मैंने आपको पूरे सिलेबस से रन थ्रू करा दिया, आपको एक आइडिया लग गया कितना पार्ट ऑफ द सिलेबस आपका 12th क्लास का थोड़ा बहुत मैच खाता है और कितना पार्ट ऑफ द सिलेबस आपका क्या है, टोटली क्लियर है वाली चीज। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 9:43 हुआ है, 9:49 पे वापस स्टार्ट करेंगे। We'll start with the overview of macroeconomics. हाँ जी, करें वापस स्टार्ट। बैठो भाई जल्दी। कर सकते हैं शुरू। पंखे वंखे की कंट्रोवर्सी हो गई खत्म। आधा दिन तो लड़ाई में तुम्हारी इसी में जाएगी, अगले 15 दिन कोई कहेगा पंखा चलाओ, कोई कहेगा पंखा बंद करो। हाँ जी, इसका स्विच पता नहीं कहाँ है, शायद इसको हटा ही दिया था, क्योंकि इसकी वजह से ना रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आती थी, शायद इसका कनेक्शन हटवा चल रहा था, पता नहीं। क्लास के बाद देख लेना, आधा घंटे की क्लास रह गई है, जल्दी बैठो जल्दी। हाँ जी, 2 चीजें थी सिलेबस शुरू करने से पहले। एक तो कुछ बच्चे यहाँ भी पूछ रहे हैं, बीच में भी ब्रेक में पूछा था, सिलेबस खत्म कब होगा।
31 मार्च हमारी डेडलाइन हमने रखी है, सेल्फ इम्पोज डेडलाइन है। तो फरवरी के जो बचे हुए हमारे 8-10 दिन रह गए वो प्लस मार्च, उसके अंदर हमारा जो न्यू सिलेबस वाला पार्ट है वो 31 मार्च तक हम कोशिश करेंगे। अभी मेरी 3 डेज अ वीक लग रही है क्लास, तो आगे मैं इस 3 डेज अ वीक वाली क्लास को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डेली में कर दूंगा। अभी आपकी लॉ की क्लास डेली लग रही होगी, तो अभी साहिल सर डेली ले रहे हैं ताकि वो अपने सिलेबस को स्ट्रेच कर सके। जब उनका थोड़ा सिलेबस 10-15 दिन में अच्छे से हो जाएगा थोड़ा, तो उसके बाद वो 3 डेज चले जाएंगे और मैं क्या करूंगा, फिर मैं डेली हो जाऊंगा। बट दोनों ने ही टारगेट रख रखा है क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस लॉ और इको में ही आए हैं। तो 31 मार्च अकाउंट्स के अंदर जितने चेंजेस आए हैं मेरे हिसाब से, वहां भी मेरी बात नहीं हुई दीपक सर से, बट आई एम एज्यूमिंग वो भी 31 मार्च तक करा लेंगे। और मैथ्स और स्टैट्स में तो आपको पता ही होगा, ले दे के चेंजेस के नाम पे बात करूं तो एक ही चैप्टर है जो चेंज होकर आया है, एक ही जो नया टॉपिक आया है, तो उनको तो कोई 31 मार्च तक कराने में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। हाँ, एग्जिस्टिंग सिलेबस के कोई चैप्टर रह गए हैं, कोई टॉपिक रह गए हैं, वो भी हम, तो हमारी डेडलाइन क्या है 31 मार्च तक आपको सारा सिलेबस खत्म कराना, ताकि फिर अप्रैल के महीने में हम रिवीजन और टेस्ट सीरीज के बारे में सोच सकें। ऐसा नहीं है कि 31 अगस्त कराया उसका टाटा बाय बाय, ऑल दी बेस्ट हमारी तरफ से आशीर्वाद ऐसा नहीं है। आपकी उसके बाद रिवीजन सीरीज होएगी, रिवीजन सीरीज के बाद मतलब लगभग 10-15 दिन रिवीजन सीरीज चलेगी, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज होएगी, वो टेस्ट सीरीज के बाद करते करते वो जून तक चलेगी। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको 31 मार्च डेडलाइन बता दी। सेकंड पॉइंट जो हमारा डिस्कस करने वाला था वो क्या था, हाँ क्वेश्चंस, थैंक यू। सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, अभी मेरी एक क्लास रह गई है ना एग्जिस्टिंग सिलेबस वाला, वो चैप्टर 4 खत्म कराने में, वो अभी इसी वीक के अंदर कल परसों किस दिन मैं जून 24 वालों का लेकर खत्म करूंगा। जैसी वो 5 चैप्टर हमारे हो गए एग्जिस्टिंग सिलेबस वाले, उस बुक के अंदर जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आईसीआई के सारे क्वेश्चन हम मैंने ऑलरेडी दे दिए, एडिशनल क्वेश्चन बैंक जहां पर 200-250 क्वेश्चन हर किसी के हैं वो भी दे दिए, प्लस आज तक के पास्ट ईयर और एमटीपी, आरटीपी तो आता नहीं है, देखो हमारा इकोनॉमिक्स के पेपर का आरटीपी नहीं आता। अच्छा, जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं बता देता हूँ आरटीपी और एमटीपी क्या होता है। आरटीपी का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर, एमपी का मतलब होता है मॉक टेस्ट पेपर। आरटीपी हर अटेम्प्ट से पहले आते हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर के, यानी लॉ और अकाउंट्स का। आपके जो दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर है उनका आरटीपी नहीं आता, एमटीपी आते हैं। तो आज तक के जितने एमटीपी आए हैं और आज तक के पास्ट ईयर क्वेश्चन जो आए हैं, उनमें से कॉमन क्वेश्चन हटाकर मैंने कंपाइलर बना रखा है। दिसंबर 23 वालों के पास ऑलरेडी है, उसमें कुछ बाद में मैंने रियलाइज करी कुछ आंसर्स में मिस्टेक थी, तो उन मिस्टेक को ठीक करके वो कंपाइलर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं उनमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जहां पर भी जो डाउट आएगा वो डाउट आप मुझसे क्लास से पहले, क्लास के बाद या व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हो। तो उन 5 को करेंगे। रहा सवाल ये जो 5 चैप्टर हैं नए वाले 6 से 10 वाले, इनके आईसीआई के मटेरियल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हर चैप्टर के पीछे, हर यूनिट के पीछे इनफैक्ट लगभग 15-20 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अभी तो मैं आपको आईसीआई मटेरियल वाले क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर के साथ साथ, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस है प्रैक्टिस के लिए, वो हम करेंगे, उन्हीं को हम एमसीक्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर ली तो हमारा हो गया। साथ साथ मेरे पास कंपाइलर पड़ा है, बट वो इंटरमीडिएट का कंपाइलर है, और इंटरमीडिएट में मैंने अभी आपको बताया उस समय वो क्वेश्चन एमसीक्यू आते थे या डिस्क्रिप्टिव आते थे, डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव वाला कंपाइलर कराने का तो फायदा ही नहीं है, हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। हाँ, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं इंटरमीडिएट के अंदर, अगर आईसीआई ने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं निकाले अगले कुछ दिनों में इसके, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कंपाइलर पड़ा है इंटरमीडिएट का, वो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा जब तक हमारा ये खत्म होगा, ताकि एटलीस्ट अगर हमारे पास एक्स्ट्रा एमसीक्यू नहीं है आईसीआई स्टडी मैट के मुकाबले, तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर रखे हो। और इसके अलावा एमसीक्यू ढूंढने का काम मैं कर रहा हूं, और मुझे किसी और सोर्स से एमसीक्यू मिलेंगे तो आपको एडिशनल कंपाइलर में बाद में देखूंगा अगर मिल पाए तो। अभी के लिए 6 से 10 चैप्टर के बीच में हम क्या करेंगे, आईसीआई के क्वेश्चन, आईसीआई के इलस्ट्रेशंस, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के रूप में जो इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे, क्लियर है वाली चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ बातें करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहली बात, आपने ये तो मुझे बता दिया माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो क्या होती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड, और फिर हमारी मैक्रो में हम क्या इसको स्टडी करते हैं, एग्रीगेट। एक इंडिविजुअल के बीच में, इंडिविजुअल और इकोनॉमी के बीच में एक लेवल और आता है जिसे बोलते हैं इंडस्ट्री। ये वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, जल्दी से बताओ इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ।
अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, अ ग्रुप ऑफ फर्म्स किसी भी रैंडम बेसिस पे ग्रुपिंग कर देंगे या कोई क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया क्या होगा? ग्रुप ऑफ फर्म्स हु आर डीलिंग इन द सेम प्रोडक्ट और सर्विस. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से एजुकेशन इंडस्ट्री, इट मींस ऑल द फर्म्स लाइक एवीजे who are ultimately rendering what type of services? Education. When I say medical industry, मतलब वो सारे हॉस्पिटल या सारी ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिकल वाला काम कर रही हैं, तो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स. तो अब मुझे बताओ, इंडस्ट्री टिपिकली माइक्रो के अंदर आएगी या इंडस्ट्री मैक्रो के अंदर आएगी, या वो दोनों में आ सकती है? इसका ये क्वेश्चन मैंने आपका डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में. बिल्कुल माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, हमने डिस्कस किया था. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टडी. आप स्टडी किस चीज की कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन स्टडी कर रहा है जहां पर वो लक्ष्मी नगर के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को स्टडी कर रहा है, तो एक पर्सन एवीजे को पढ़ रहा है, एक एक्स को पढ़ रहा है, एक वाई को पढ़ रहा है, और एक पूरे के पूरे लक्ष्मी नगर की ओवरऑल इंडस्ट्री को पढ़ रहा है. तो मुझे बताओ, इस स्टडी के अंदर इंडिविजुअल फर्म को पढ़ना माइक्रो हो गया, और इंडस्ट्री के अंदर एग्रीगेशन आ गई तो इंडस्ट्री क्या बन गई? मैक्रो. तो इस स्टडी के अंदर क्योंकि एग्रीगेशन इंडस्ट्री में ज्यादा है, तो इंडस्ट्री को मैक्रो में डाल दिया और इंडिविजुअल्स को कहां पे डाल दिया? माइक्रो. बट ऑन दी अदर हैंड एक और स्टडी हो रही है जहां पर देखा जा रहा है इंडिया की जीडीपी के अंदर कौन सी इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है. एक पर्सन एजुकेशन इंडस्ट्री को पढ़ रहा है, एक डिफेंस को पढ़ रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ रहा है, एक बैंकिंग को पढ़ रहा है, एक इंश्योरेंस को पढ़ रहा है, और एक इन सबको कंपाइल करके इंडिया की इकोनॉमी को पढ़ रहा है. तो अब बताओ, इस स्टडी के अंदर इंडस्ट्री में एग्रीगेशन कम है, इकोनॉमी में एग्रीगेशन ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली इस स्टडी में इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो. तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम माइक्रो और मैक्रो की बात करते हैं, दो चीजें तो एक्सट्रीम है. इंडिविजुअल्स हमेशा माइक्रो में स्टडी की जाएंगे, इकोनॉमी आमतौर पे कहां स्टडी होगी? मैक्रो में. बट ये जो इंडस्ट्री होती है ना, इसको माइक्रो में भी डाला जा सकता है और इसको आमतौर पे कहां डाला जा सकता है? मैक्रो में भी, डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी. अच्छा, ये बात तो हो गई माइक्रो मैक्रो की. अब मेरा अगला, अच्छा, आमतौर पे जब हम मैक्रो की बात करेंगे, हम इकोनॉमी की बात ही करेंगे, ठीक है? इंडस्ट्री की बातें बहुत एक्सट्रीम केस में होती हैं. आमतौर पे इंडस्ट्री की बातें हम सारी कहां पढ़ लेते हैं? माइक्रो. जैसे चैप्टर नंबर 4 जो अभी मैंने आपके साथ खत्म कराया, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने उसके अंदर पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, हमने उसके अंदर क्या पढ़ा? मोनोपोली. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मोनोपोलिस्टिक. और अभी हमें जो आखिरी क्लास में कवर करना है वो क्या है? ओलिगोपोली. तो मुझे बताओ, ये जो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली है, व्हेन आई से मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एम आई रेफरिंग टू ओनली वन फर्म और अ ग्रुप ऑफ फर्म्स? ग्रुप ऑफ फर्म्स. वो तो हमने ऑलरेडी माइक्रो में पढ़ लिया ना. तो इंडस्ट्री की बातें तो ऑलरेडी माइक्रो में पढ़ ली है आमतौर पे. हम जब भी मैक्रो की बातें करेंगे, हम मेनली आमतौर पे किसकी बातें करेंगे? इकोनॉमी. अब मेरा अगला सवाल ये है, हमने ऑलरेडी जो चैप्टर पढ़ लिया, डिमांड वाला चैप्टर पढ़ लिया, उसमें दो वर्ड पढ़े थे. एक वर्ड होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक वर्ड होता है मार्केट डिमांड. पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिर आगे डिस्कशन लेके जाएंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे क्या डिमांड कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड. यानी संचित ग्रोवर अलग अलग प्राइसेस पे क्या खरीदेगा, दैट विल बी कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. मार्केट डिमांड जल्दी से बोलो क्या होता है? एक ही मार्केट में जितने भी एक प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं, वो सारे कंज्यूमर मिलके जो डिमांड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मार्केट. मार्केट डिमांड एक प्रोडक्ट की होती है, बट उस प्रोडक्ट के सारे कस्टमर्स की एग्रीगेट होती है. एक प्रोडक्ट की सारे कस्टमर्स की डिमांड को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड. सो इंडिविजुअल डिमांड, एक कस्टमर एक प्रोडक्ट के लिए डिमांड कर रहा है. मार्केट डिमांड एक प्रोडक्ट के लिए सारे कस्टमर्स जो डिमांड कर रहे हैं. यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आता है एग्रीगेट डिमांड, जिसको प्यार से हम क्या लिखेंगे? एडी. तो मेरा सवाल ये है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होगा? पहले तो बताओ. एक इकोनॉमी के अंदर, लेट्स से इंडियन इकोनॉमी में, सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे सारे लोगों द्वारा जो खर्चा किया जाने वाला है, उस खर्चे को प्यार से क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड यूनिट्स में होती है, मगर एग्रीगेट डिमांड हम यूनिट्स में नहीं निकालते, रुपीस में निकालते. अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में फर्क क्या हुआ? फिर मार्केट डिमांड भी सबकी होती है, एग्रीगेट डिमांड भी सबकी होती है, तो फिर चेंज क्या आया? मार्केट डिमांड सारे कंज्यूमर की बट सिंगल प्रोडक्ट, और एग्रीगेट डिमांड सारे कंज्यूमर की सारे गुड्स एंड सर्विस. व्हेन आई से मार्केट डिमांड, वो पेन की मार्केट डिमांड होगी. व्हेन आई से एग्रीगेट डिमांड, उसमें सिर्फ पेन की बात नहीं कर रहा, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, कैलकुलेटर, हर तरह के प्रोडक्ट को जब ऐड कर दिया जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड. तो अब मेरा सवाल सुनो बड़े ध्यान से, इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करो तो क्या आ जाती है? मार्केट डिमांड. हेंस मार्केट डिमांड को ऐड करो तो एग्रीगेट डिमांड आएगी. करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या गल रहा है बताओ? सही तो बोल रहा हूं मैं?
पेन की मार्केट डिमांड, पेंसिल की मार्केट डिमांड, सबकी मार्केट डिमांड को ऐड करो तो एग्रीगेट डिमांड नहीं आएगी? नहीं, क्यों नहीं आएगी बताओ? डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग क्या भला होती है? आपने शायद 12th क्लास में पढ़ रखा हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? बोलते डबल काउंटिंग है बट ट्रिपल, 4 गुना 5 गुना काउंटिंग हो सकती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या लगा होता है? बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। मोबाइल फोन के अंदर कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल फोन के अंदर बैटरी है, मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर है, प्लास्टिक या जो भी टाइटेनियम जिससे भी ये बना होगा वो मेटल हो गया हमारा। अल्टीमेटली बहुत सारी चीजों को मिलाकर क्या निकल के आता है? मोबाइल फोन। अच्छा, इतना भी आपको पता होगा, जिस भी कंपनी ने मोबाइल फोन बनाया, सैमसंग ने ये मोबाइल फोन बनाया, सारी चीजें सैमसंग ने खुद मैन्युफैक्चर करी होंगी या किसी और से लेकर भी लगाई होंगी? और सैमसंग कह रहा है मैं बैटरी नहीं बनाता, बैटरी किसी और से लेकर लगा दी। सैमसंग प्रोसेसर भी नहीं बनाता, प्रोसेसर किसी और से लेकर लगा दिया। सैमसंग कैमरा भी नहीं बनाता, कैमरा किसी और से लेकर लगा दिया। अलग अलग जगह से चीजें प्रोक्योर करी, उनको आपस में कनेक्ट करा, फोन बनाकर बेच दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं फोन की मार्केट डिमांड, मैं यूनिट्स के टर्म्स में नहीं कह रहा, मनी के टर्म्स में कह रहा हूं, अगर मैं फोन की मार्केट डिमांड लूंगा तो उस फोन की मार्केट डिमांड में, फोन के प्राइस में, क्या उसके अंदर यूज किया गया प्लास्टिक, उसके अंदर यूज की गई चिप, कैमरा, वो सब इंक्लूडेड होंगे या नहीं होंगे? यस सर, अगर फोन का प्राइस है उसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है। क्या आप उसका प्राइस अलग अलग पे करते हो या एक ही होता है? एक ही होता है। अब मुझे बताओ, क्या बैटरी की अपनी भी एक मार्केट होती है या नहीं होती? यस। क्या बैटरी अपने आप में भी एक प्रोडक्ट है या नहीं है? यस। तो मुझे बताओ, अगर मैं 1 मिनट के लिए मान के चलूं, एक कंपनी ने, एक्साइड ने अपनी फोन बैटरी सैमसंग को बेची, तो जब आपने सैमसंग की डिमांड को कंसीडर किया फोन के अंदर, तो क्या ऑटोमेटिकली इस बैटरी का प्राइस इसमें इंक्लूड आ गया? यस। बट जब आप बैटरी की मार्केट डिमांड लोगे तो क्या उसमें फिर से एक्साइड की बैटरी जो उन्होंने सैमसंग को बेची थी वो फिर से ऐड होगी या नहीं होगी? यस। सिमिलरली चिप, इस सब के अंदर चिप डलती है कोई ना कोई, सारा फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अल्टीमेटली चिप पे चल रहा होता है ना। ये चिप किसी और कंपनी ने बनाई। किस कंपनी ने बनाई? अलग अलग कंपनीज है चिप बनाने वाली। कौन सी सबसे चल रही है? हाँ, स्नैपड्रैगन। सबसे फेमस जो चल रही है आज की डेट में, कौन सी चल रही है? स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन चिप लगती है इसके अंदर। अब मुझे बताओ, जब मैंने मोबाइल फोन की मार्केट डिमांड ली तो क्या इसमें चिप का प्राइस इंक्लूडेड था या नहीं था? यस, मोबाइल के प्राइस में इंक्लूडेड था। मगर क्या चिप की खुद की मार्केट होगी या नहीं होगी? यस। तो अगर आप चिप की मार्केट डिमांड निकालोगे, वो चिप उसके अंदर कंसिडर हो गई और फोन की मार्केट डिमांड में फिर से कंसिडर हो गई। यानी अगर आप हर प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड को ऐड करोगे तो क्या एग्रीगेट डिमांड आएगी? उससे भी ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा। डबल काउंटिंग, ट्रिपल काउंटिंग, ना जाने कितनी काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए आप मुझे बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए चुपचाप माइक्रो को ऐड करते जाओ, मैक्रो आएगा, या मैक्रो के लिए एक अलग नजरिया देखना पड़ेगा, अलग नजरिया? अगर चुपचाप इनको ऐड करके मैक्रो आ जाता, फिर तो हम क्या करते हैं, माइक्रो पढ़ाते बच्चे को और कहते ऐड करके देख लियो आ जाएगा मैक्रो, बात खत्म। 5 चैप्टर पढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? फिर तो एल्फ्रेड मार्शल कहता कीन्स को, तेरी जरूरत नहीं, तू हट साइड में, हमने माइक्रो तो पढ़ाई दी है लोगों को, हमारे माइक्रो को ऐड कर दो और क्या आ जाएगा? मैक्रो। पहली चीज तो मैं आपको पहली क्लास में ये बताना चाहता हूं, माइक्रो को ऐड कर करके मैक्रो कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर मैंने जो तुमसे खरीदा वो तुम्हारी सेल है, मेरी परचेज है। एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। जो चीज मेरे प्राइस में, अब मुझे एक बात बताओ, मेरा कोचिंग का जो प्राइस है, क्या उस प्राइस के अंदर मटेरियल वगैरह सब जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? जो भी मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूं उसके अंदर मटेरियल भी कवर्ड है, उसके अंदर इस जगह का रेंट भी कवर्ड है, उसके अंदर स्टाफ की सैलरी भी कवर्ड है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी भी कवर्ड है। सब कुछ कवर करने के बाद ही तो फीस चार्ज की गई है। अगर आपने मेरी फीस को डिमांड में कंसीडर कर लिया, मॉनेटरी प्राइस को, क्या उसमें ये सारा कुछ कंसीडर हो गया? यस। और इन सारी चीजों को फिर से कंसीडर कर लिया तो क्या जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रही है उसके मुकाबले फिगर ज्यादा आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? यस। तो कीन्स ने और बाकी लोगों ने बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए ना बॉटम अप अप्रोच मत करो, टॉप डाउन अप्रोच करो। दो तरह की अप्रोच होती है किसी को पढ़ने के लिए, एक होती है बॉटम अप और एक होती है टॉप डाउन। कोई बताएगा, कोशिश करेगा, बॉटम अप अप्रोच कौन सी होती है? नीचे से ऊपर, यानी एक तरीका है माइक्रो से मैक्रो निकालो, वो तो फेल हो गया हमारा। माइक्रो से मैक्रो निकालना इसलिए काम नहीं चल पाएगा क्योंकि माइक्रो से मैक्रो में क्या होगी? डबल काउंटिंग। तो जब नेशनल इनकम निकालनी होगी, हम बॉटम अप नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे। हमने कहा एक बार थोड़ा जूम आउट करके सोचो कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है। जूम आउट का मतलब क्या हुआ? एक बार बड़े लेवल पे देखो कि असली में ले देकर इकोनॉमी में चल क्या रहा है। किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक प्रोडक्ट, इसको मारो गोली, आप देखो इकोनॉमी में क्या चल रहा है। इमेजिन करते हैं एक सिंपल इकोनॉमी, आजकल की इकोनॉमी तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है।
एक बिल्कुल सिंपल इकोनॉमी। उन्होंने बोला हर इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, पहले सेक्टर का नाम होता है प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरे सेक्टर का नाम क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। किसी भी एक सिंपल इकोनॉमी की बात करूं उसमें प्राइमरली दो सेक्टर हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड। पहले एक बार जल्दी से बताओ प्रोड्यूसर सेक्टर का काम क्या होगा। नाम से पता लग रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर वो सारी एंटिटीज हो गई जो अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, कोई भी गुड्स या सर्विसेज को क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस। और हाउस होल्ड सेक्टर वो हो गया जो इन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो दो सेक्टर हो गए, एक सेक्टर कंज्यूम करता है, दूसरा सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बड़ा सिंपल हो गया। अच्छा मुझे बताओ, अब आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन वाला चैप्टर में तो पढ़ लिया है, अगर आपको प्रोडक्शन करनी है उसके लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। कौन कौन से फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और मुझे बताओ प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए ये चारों चीजें चाहिए। ये चारों चीजें प्रोवाइड कौन करता है, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, हाउस होल्ड सेक्टर इन फैक्टर्स का ओनर भी है। तो यहां पर अगर आप देखो, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिए, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप जूम आउट करके इकोनॉमी को पढ़ोगे तो इकोनॉमी में डेली बेसिस पे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे रहा है, ये फैक्टर। मैं कुछ लोगों से लैंड ले रहा हूं, कुछ लोगों से क्या ले रहा हूं, लेबर, कुछ लोगों से क्या मिल रहा है, कैपिटल, और लास्ट में कुछ लोगों से क्या मिल रही है, एंटरप्रेन्योर। और अच्छा मुझे बताओ, इन चारों के बेसिस पर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे। अच्छा इन चारों को हम फ्री में लेते हैं, इन चारों की पेमेंट भी करते हैं। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है चारों की पेमेंट क्या करते हैं, जल्दी से बताते जाओ। लैंड के बदले में रेंट, सबसे पहले क्या आ गया, रेंट। लेबर के बदले में वेजेस या फिर सैलरी आप बोल सकते हो। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। इन चार चीजों को जो आपने पे बैक करी, इन्हें प्यार से क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। तो पहली बारी में क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स देता है और उसके बदले में हाउस प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है। ठीक है जी। अच्छा अब ये फैक्टर्स रिसीव होने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज बन गए। अब मुझे बताओ प्रोड्यूसर सेक्टर ये गुड्स बेचेगा किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को बेचेगा, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करने वाला है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने अगले चीज में क्या करा, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करके कहां पहुंच गए, हाउस होल्ड। और क्या फ्री में दिए या पैसे लिए, पैसे। ये पैसे जो हाउस होल्ड ने खर्च करे, इसको प्यार से बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर इधर से इधर फैक्टर्स आए और इधर से इधर क्या गए, गुड्स। और मनी के टर्म्स में देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को क्या गई, फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। और उधर से इधर यहां पर क्या आया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस पूरे फ्लो को अगर आप ध्यान से देखो, इस सर्कुलर फ्लो में ये है रियल फ्लो, ये दो चीजों को बोलते हैं रियल फ्लो, और इन दो चीजों को बोलते हैं मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो का मतलब क्या हुआ, रियल फ्लो का मतलब जहां पर सच में कुछ गुड्स या सर्विसेज जा रहे हैं। जब मैं तुमसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने पैसे का आदान प्रदान नहीं किया, वो तो कॉरस्पॉन्डिंगली होगा। मैंने तुमसे कुछ सर्विसेज ली इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और आपको एक और रियल फ्लो दिया। क्या रियल फ्लो दिया, गुड्स एंड सर्विस। तो ये वाला पार्ट हो गया रियल फ्लो वाला। ऑन दी अदर हैंड, हर रियल फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंगली एक मनी फ्लो हो रहा है। जब आपने मुझे फैक्टर्स दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मनी फ्लो क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट। और जब मैंने आपको गुड्स दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मनी फ्लो क्या हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हर इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है वो कंटिन्यूअसली घूमती रहती है, किसके बीच में, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को आती है, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड। आप हाउस होल्ड सेक्टर हो, मान लो मैं प्रोड्यूसर सेक्टर हूं, आपसे पैसा मुझे वापस आएगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और मेरे से पैसा वापस जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इस तरह से पैसा मार्केट में हर समय क्या करता रहता है, घूमता रहता है। अच्छा आप अगर ध्यान से देखो, ये जो फैक्टर पेमेंट है, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए ये खर्चा है, मगर हाउस होल्ड सेक्टर के लिए यही क्या है, इनकम है। कुछ लोग इसे फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, कुछ लोग इसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। बात वही है, नजरिया अलग है। मेरे लिए फैक्टर पेमेंट है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम हो जाएगी। सिमिलरली मुझे बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और क्या यही इनके लिए रेवेन्यू है या नहीं है। तो ये चीज याद रखनी है, इकोनॉमी के अंदर पैसा कंटिन्यूअसली घूम रहा है। क्लियर है ये वाली चीज। अब यहां पर दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बनाते समय हमने दो एजम्पशन लिए हैं।
इस सर्कुलर फ्लो को बनाते समय हमने दो एजम्पशन लिए हैं। पहली एजम्पशन ये है, अगर आप ध्यान से देखो, वो ये है कि ये प्रोड्यूसर के पास पैसे आए, किस फॉर्म में पैसे आए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में पैसे आए, इसने सारे के सारे पैसे किसके रूप में दे दिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और। अच्छा, एक चीज तो पहले इसको, इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपके पास पूछना चाहूंगा, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर का मतलब क्या होता है। इस समय मैं क्या प्रोड्यूसर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं? आंसर इज नो, मैं भी प्रोड्यूसर सेक्टर नहीं हूं, मैं भी हाउस होल्ड सेक्टर। सर कैसे, आप तो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, मैं सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है एक इनटेंजिबल एंटिटी जिसे बिजनेस बोलते हैं। यानी अगर मैं नाम दे दूं उसको, एवीजे प्रोड्यूसर सेक्टर है। और मुझे बताओ, एवीजे अपने आप में कोई लिविंग पर्सन है या नॉन लिविंग एंटिटी है? नॉन लिविंग। आपको पढ़ाया जाता है बिजनेस इज अ नॉन लिविंग एंटिटी। बिजनेस को बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए लैंड की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल की, और बिजनेस को चलाने के लिए प्रोप्राइटर की भी जरूरत होती है या नहीं होती है? एक बिजनेस में एक जो ओनर होता है वो भी उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्टर होता है। प्लीज टेक केयर। आपको अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है पहली क्लास में, 11वीं क्लास में, बिजनेस और उसका प्रोप्राइटर अलग अलग मान के चलो। तभी जब प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कैपिटल लाता है तो उसे छोड़ देते हो, उसकी भी जर्नल एंट्री करते हो, उसकी भी जर्नल एंट्री करते हो। जैसे अकाउंटेंसी प्रोप्राइटर और बिजनेस को अलग मानता है। प्रोप्राइटर ने पैसे लाए, हमने जर्नल एंट्री करी, प्रोप्राइटर ड्राइंग्स करके ले गया, हमने जर्नल एंट्री करी। सेम वे में इकोनॉमिक्स जब प्रोड्यूसर सेक्टर बोल रहा है ना, तो संचित ग्रोवर इज नॉट प्रोड्यूसर सेक्टर, संचित ग्रोवर इज ऑल्सो हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे कोई इंसान एवीजे को लेबर दे रहा है, कोई इंसान एवीजे को लैंड दे रहा है, सिमिलरली मैं भी एक चीज दे रहा हूं एवीजे को, क्या दे रहा हूं, रेंट। और जैसे लैंड देने वाले को रेंट मिलेगी एवीजे से, लेबर देने वाले को सैलरी मिलेगी, मुझे भी एवीजे से एक फैक्टर पेमेंट मिलेगी। मुझे पेमेंट क्या मिलेगी, प्रॉफिट। तो एक चीज अगर आप ध्यान दो, जो चीज आप पीएनएल में बनाते हो, पीएनएल में एक बार के बताओ, अगर एवीजे का पीएनएल बनाओ, ये आएगी सेल्स, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखोगे, खर्चे, और लास्ट में जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। यानी एक मिनट के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, सेल्स है मेरी, कितनी लिखूं यहाँ, एग्जांपल में तो 100 करोड़ कर ही सकता हूँ ना। तो हाँ, एग्जांपल लेने में क्या है, सपने में भी जो इंसान गरीब गरीब वाले सपने देखे वो सच में गरीब है। सपने में तो बादशाह ही होना चाहिए ना। तो सब 100 करोड़ हो गए, सेल्स हमारी 100 करोड़ हो गई, एक्सपेंस हमारे 80 करोड़ हो गए, प्रॉफिट कितना हो गया, 20 करोड़। मेरा सवाल ये है, अकाउंटेंसी याद करके बताओ, इस 20 करोड़ के प्रॉफिट का क्या किया जाता है, इसको कहाँ भेजा जाता है, इसे कैपिटल में डाल दिया जाता है। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर एप्रोप्रिएशन अल्टीमेटली कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन में लेके जाओगे, टैक्स वैक्स जमा कराओगे, लास्ट में क्या होगा, प्रोप्राइटर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, या फिर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, या फिर डिविडेंड के रूप में ओनर के पास जाएगा या नहीं जाएगा। यस। अच्छा, हम अकाउंट्स में बोलते हैं 100 करोड़ में से 80 का खर्चा, 20 करोड़ का प्रॉफिट, बट असली में आप देखो, क्या इकोनॉमिक्स में ये 20 करोड़ भी एक तरह की फैक्टर पेमेंट है या नहीं है। यस, इकोनॉमिक्स बोलेगा 100 करोड़ की फैक्टर पेमेंट है। हमने कहा 100 करोड़ कैसे, कहते 80 करोड़ बाकियों को दे दिए, और जो 20 करोड़ प्रोप्राइटर ले गया, क्या इकोनॉमिक्स में प्रोप्राइटर भी हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है या नहीं है। यस। तो एक चीज ध्यान रखना, पहली बात तो जब मैं यहां पर फैक्टर पेमेंट बोल रहा हूं, इसके अंदर सिर्फ खर्चे इंक्लूडेड है या प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी एक तरह की फैक्टर पेमेंट है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर किसको दे रहा है, हाउस होल्ड। इस चीज को दिमाग में फिक्स कर लो, प्रॉफिट भी एक तरह की फैक्टर पेमेंट है, क्योंकि एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए वन ऑफ द फैक्टर जो लेना है वो कौन सा लेना है, एंटरप्रेन्योर। तो अब सवाल ये है, मैंने ये अज्यूम किया, अब मुझे बताओ ये बात लॉजिकल है या लॉजिकल, मुझे जितना भी पैसा आया तुमसे सेल के रूप में, तुम्हारे लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, मेरे लिए क्या हो गई, सेल, मैंने सारा का सारा पैसा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में बांट दिया, क्या ये मानना सही है या गलत है, सही है या गलत है। अल्टीमेटली मुझे बताओ, ये पीएनएल के अंदर क्या हुआ, इस पीएनएल के अंदर ये सेल आया, सेल को रिलेट करो क्या आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अंदर मैंने रेंट पे किया, मैंने इसके अंदर वेजेस पे करी, इसके अंदर मैंने इंटरेस्ट पे किया, और जो बचा हुआ बच गया उसका मैंने क्या किया, प्रॉफिट, वो प्रोप्राइटर ले गया। तो अगर आप ये मान के चल रहे हो पीएनएल के अंदर सारा पैसा प्रोप्राइटर ले गया, तो क्या ये सर्कुलर फ्लो हमने गलत बनाया या सही बनाया, सही बनाया, क्योंकि सारा पैसा जो बचा वो प्रोप्राइटर को दे दिया, यानी जो पैसा आया सारा का सारा पैसा मैंने दे दिया। बट मुझे एक बात बताओ, क्या हमेशा सारा पैसा प्रोप्राइटर को दे देते हैं या कभी रिजर्व भी बनाया है। अब आपसे पूछता हूँ, रिजर्व क्या होता है, अकाउंटेंसी में बहुत बार बनाया है, क्या करते हैं रिजर्व के अंदर, रिटेन्ड प्रॉफिट। एक बिजनेस कहता है प्रोप्राइटर को कि तूने 20 करोड़ कमाए हैं, तेरे को 20 करोड़ नहीं मिलेंगे, तू 15 ले जा, 5 करोड़ बिजनेस में री इन्वेस्ट होने दो।
इसे रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, इसे री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। सिमिलरली मैं पूछूंगा, एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, सारा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांट देती है। रिलायंस का प्रॉफिट 70,000 करोड़ है, 70,000 करोड़ का प्रॉफिट है रिलायंस का, 70,000 करोड़ का, सेल नहीं बोल रहा, रिलायंस का प्रॉफिट कितना है 70,000 करोड़ रुपीस। यू कैन इमेजिन उसकी सेल कितने की है, उसकी सेल है 3 लाख करोड़ की। तो आप सबको पता है रिलायंस बहुत बड़ा है, बट जब उसकी बैलेंस शीट देखो तो पता लगता है कितना बड़ा है। आप ये जो आजकल के स्टार्टअप्स हैं, शार्क टैंक के अंदर बैठे होते हैं ऐसे पैर पे पैर चढ़ाकर, किसी को पकड़ लो, बोट, लेंस कार्ट, उनसे पूछो तेरी सेल कितनी है, कहेगा 2,000 करोड़। रिलायंस कहेगा गरीब लोग, गरीब। अगर ये शार्क है, वो तो पता नहीं क्या है, वो तो डायनासोर है फिर, इसका मतलब। क्यों? इनकी सेल 2-3 हजार करोड़ होती है। ये अपने आप को कहते हैं शार्क टैंक के अंदर, अरे भाई हमें बिजनेस करना आता है, आओ तुम्हें ज्ञान देते हैं। और हम लोग सारा टीवी पे देख रहे होते हैं वो ज्ञान बैठ के। क्यों? अल्टीमेटली किसी की भी कंपनी को पकड़ लो, उसकी टर्नओवर 4-5 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3 लाख करोड़। जीरो कितने आते हैं मुझे लगता है मानी को भी नहीं पता। कैलकुलेटर कहता है सॉरी आई कांट प्रोसेस, फिगर्स इन करोड़ लिखिए प्लीज, आई कांट प्रोसेस। 3 लाख करोड़। और प्रॉफिट कितना है 70,000 करोड़ रुपीस, 70,000 करोड़ रुपीस। अब मेरा सवाल ये है, रिलायंस 70,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट कमाता है, सारा डिविडेंड के रूप में बांट देता है। जो कंपनी डिविडेंड बांटती है ना, उस कंपनी को इनएफिशिएंट माना जाता है। इसका मतलब उस कंपनी के पल्ले कुछ नहीं है, उसको बिजनेस करना ही नहीं आता। सारी कंपनी डिविडेंड बांटती हैं या उसे री इन्वेस्ट करती हैं, री इन्वेस्ट। वो कहती हैं इसी बिजनेस, इसी पैसे से और बिजनेस खरीदेंगे। तभी तो आप रिलायंस को देखते हो हर फील्ड में मुंह उठा के आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि उसके पास फैक्ट्री लगी है पैसे छापने की। वो फैक्ट्री लिटरल सेंस में फैक्ट्री नहीं है, वो कंपनी है। 70,000 करोड़ का तो हर साल प्रॉफिट कमा देती है। यानी जब तक बाकी सारे लोग फंडिंग इकट्ठी करते हैं उससे कंपीट करने के लिए, मैंने सॉरी मैंने एक साल निकाल लिया, 70,000 करोड़ तो इतना में क्या आ गया, नया आ गया, फिर उससे वो नए बिजनेस खरीदने। दिस इज द पावर ऑफ रिलायंस। तभी कहते हैं किसी फील्ड में रिलायंस घुस गया, उससे कंपीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास कैश बहुत ज्यादा है, उसके पास प्रॉफिट ही अपने बहुत ज्यादा है। तो मेरा सवाल ये है, हर बिजनेस इंक्लूडिंग रिलायंस सारा पैसा प्रॉफिट के रूप में नहीं बांटता है, कुछ वो क्या कर लेता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी असली में देखा जाए तो ये फ्लो कैसे होना चाहिए था, तुम्हारे से पैसे मुझे मिले, मतलब मैं एवीजे मान रहा हूं अपने आप को, नॉट द प्रोप्राइटर, प्रोड्यूसर सेक्टर को मिले, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने सारे पैसे दिए या थोड़े बहुत रिटेन अर्निंग्स कर लिए, रिटेन। अगर एवीजे यहां पर एक मिनट के लिए देखो, 20 करोड़ में से 5 करोड़ की रिटेन अर्निंग्स कर ले और 15 करोड़ दे दे, तो क्या ये सर्कुलर फ्लो सही है या गलत है? गलत है। तो पहली कमी सर्कुलर फ्लो के अंदर क्या क्या मिली, हम ये मान के चल रहे हैं कोई भी रिटेन अर्निंग्स नहीं। अभी मैं इसको मॉडिफाई करूंगा इस डायग्राम को, ठीक है। अच्छा, अगली कमी क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं। यहां पर हमने क्या एज्यूम करा, तुम्हें जो भी पैसे मिले, तुम्हें पैसा किस फॉर्म में मिला होगा, रेंट की फॉर्म में मिला होगा, सैलरी की फॉर्म में मिला होगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में मिला होगा, या फिर किस में मिला होगा, प्रॉफिट। इमेजिन करो अगर तुम्हें वेजेस मिल रही हैं, तुम्हें महीने का 1 लाख रुपए मिल रहा है, क्या तुम 1 लाख रुपए खर्च कर देते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या थोड़ा बहुत सेव भी करते हो? सेव भी करते नहीं करते? हर इंसान शायद कुछ सेविंग करे। लाख रुपए अगर उसके घर में आते हैं, हमारे देश में बचपन से सिखा दिया जाता है, बचपन से सबको वो गुल्लक की आदत डाली होगी घर वालों ने। डालते हैं घर वाले या नहीं डालते? तो खत्म हो गया, अब रहने दिया। पेरेंट्स ने कहा बेटा हम नहीं सेव कर रहे तो तेरे को क्यों सेव कर रहे हैं, छोड़ परे। मगर इंडिया के अंदर ना एक बहुत अच्छी आदत है जो बचपन से डाली जाती थी, अब नहीं डाली जाती तो अलग बात है। हमें तो बचपन में गिफ्ट के नाम पे वो गुल्लक खरीद के दे देते थे, और देते भी कौन सी थे, वो वाला जिसके अंदर कोई लॉक ही नहीं होता। 2 तरह की गुल्लक आती है, एक वो होती है जिसके पीछे लॉक लगा होता है, चाबी खोल के पैसा निकाल सकते हैं। हमारे घर वाले हमें लॉक गुल्लक ला के देते थे मिट्टी की, उसके अंदर तोड़ना ही पड़ेगा उसको, और तोड़ना तो आपको पता है एक्सट्रीम केस हो गया ना वो तो हमारे घर वालों ने बचपन में हमें एक चीज सिखाई कि बेटा अगर 10 रुपए की पॉकेट मनी मिल रही है, 8 रुपए खर्च करो और 2 रुपए कहां डाल कर आओ, और वो चीज बचपन में ऐसे दिमाग में फिक्स हो गई कि अब जितना भी कमाएं उसमें से खर्चा थोड़ा सा करते हैं और बाकी क्या करते हैं, सेव करते हैं। आदत बढ़ गई है धीरे धीरे, वो आदत आज की डेट में खत्म होती जा रही है, ये एग्री। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल 1.25 लाख का होता है, सैलरी 1 लाख की होती है, महीने के एंड में सोच रहे होते हैं चुकाएं कैसे, खर्च तो कर दिए, फिर उधार उधार मांग रहे होते हैं, जैसे कैसे कर कर बिल भर रहे होते हैं। वो सिस्टम बदल रहा है, दैट आई एग्री, उसकी किसी और दिन बात करेंगे। पर मुझे बताओ आमतौर पे एक इंसान लाख रुपए कमा रहा है, वो 20,000 रुपए सेव करेगा और खर्चा कितना करेगा, 80। बट हमने इस सर्कुलर फ्लो में क्या माना, सारा पैसा जो मुझे मिला है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, मैंने सारा का सारा वापस दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। यानी इस
फ्लो में एक और एजम्पशन है, बताओ कौन सी सेविंग? देयर आर नो सेविंग्स। तो ये दोनों एजम्पशन हमारी इलॉजिकल है। अगर मैं ये वाली आपको बनाकर दिखाऊं सर्कुलर फ्लो, ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ सर्कुलर फ्लो है। असली में इस फ्लो में दो कमियां हैं। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं प्रोड्यूसर सेक्टर ने कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं करी, और हम ये मान के चल रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर ने कोई सेविंग्स। चलो ये एजम्पशन को हटा देते हैं, फिर से साफ सुथरा बनाते हैं। आइए जरा अब थोड़ा ना सर्कुलर फ्लो बनाएंगे, मगर ये मान के चलेंगे कि सेविंग्स हो रही हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पर दो सेक्टर बना दिए। एक बना दिया कौन सा? प्रोड्यूसर सेक्टर। दूसरा कौन सा बना दिया? हाउस होल्ड सेक्टर। एक बार जल्दी से बता दो, अभी तक का डायग्राम बनवा दो। रियल फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ किसकी बात करते हैं? मनी। इतना तो समझ में आ गया होगा, हर रियल फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होता है? मनी फ्लो। अगर रियल फ्लो हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मनी फ्लो। तो अब मनी फ्लो की बात करें, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को क्या जा रहा है? फैक्टर पेमेंट जा रही है। और हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या जा रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जा रहा है। ये तो हो ही रहा है, मगर अभी यहां पे मान के चल रहे हैं दोनों पैसे पूरा पूरा दिए चले जा रहे हैं। अब ये भी कुछ सेव करता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये भी कुछ सेव करता है, इसे पैसे क्या बोलते हैं? सेविंग। अब ये सोच के बताओ, अगर आपने लाख रुपए में से 20,000 रुपए बचा लिए, 80 खर्च करे, वो 20,000 रुपए कहां पार्क कर? बैंक जाओगे, म्यूचुअल फंड में जाके डालोगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दोगे, किसी स्कीम के अंदर पैसे डालोगे, बैंक या एनबीएफसी की। इस सारे चीज को बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर, इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक प्यार से बोला जाता है फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ये अपने आप में कोई सेक्टर नहीं है, ये बाकी सेक्टर को मिलवाने का काम करता है। बैंक का काम क्या है? किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा दिया, यही तो कर रहा है बैंक। देखा जाए, बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो वो लोन कैसे दे रहा है? किसी और से डिपॉजिट लेकर। तो अब हुआ क्या? प्रोड्यूसर सेक्टर ने बोला, रिलायंस ने बोला, मेरे कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं, ज्यादा कमा लिए 70,000 करोड़, अभी खर्च नहीं करना चाहता, मैं इसे रिटेन करना चाहता हूं। तो उसने पैसे अपने बैंक में रख दिए। ये प्रोड्यूसर की सेविंग्स पार्क होगी। प्रोड्यूसर की सेविंग्स को रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। उसने अपनी सेविंग्स पार्क कर दी। सिमिलरली मैंने कहा मेरे पास भी पैसे ज्यादा हो गए, लाख रुपए कमा लिए, 20,000 रुपए मैं सेव कर रहा हूं, मैंने अपनी सेविंग्स पार्क कर दी कहां पर? फाइनेंशियल। अच्छा, बैंक को दोनों तरफ से पैसा मिल गया, रिलायंस ने भी अपना पैसा डाल दिया थोड़ा सा, और मैंने भी अपना पैसा, हम सब ने भी अपना थोड़ा थोड़ा पैसा सेव कर लिया। बैंक का पैसा आ गया। आपसे सवाल है, बैंक क्या करेगा इस पैसे का? क्या हर इंसान का एक्स्ट्रा या किसी का डेफिसिट भी हो सकता है? डेफिसिट भी। तो ये अब दोनों को बोरोविंग देगा। क्या हाउस होल्ड सेक्टर भी बोरोविंग करता है? नहीं करता? यस। एग्जांपल देना, कोई लोन जो हाउस होल्ड सेक्टर लेता है, होम लोन जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर लेगा। सिमिलरली एजुकेशन लोन हाउस होल्ड सेक्टर ले रहा है, कार लोन हाउस होल्ड सेक्टर। तो यहां पर आपने क्या करी? बोरोविंग। बोरोविंग करके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। कार खरीदते समय तुम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो, बट वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपनी फैक्टर पेमेंट से नहीं कर रहे, किससे कर रहे हो? बोरोविंग से। जब आप पढ़ाई पे खर्चा कर रहे हो, मान लो आप एमबीए कॉलेज में गए, 15 लाख की फीस जमा करानी है। अब 15 लाख की फीस जमा कराना मतलब आप क्या कर रहे हो? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो। बट ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपनी फैक्टर पेमेंट से कर रहे हो या बोरोविंग से कर रहे हो? बोरोविंग। यानी जो पैसा आप इंडिविजुअल के मामले में सेविंग करने वाला इंसान कोई और है, बोरोविंग करने वाला इंसान कोई और है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या दोनों हाउस होल्ड के पार्ट है या नहीं है? यस। तो एक एक इंसान वाइज मत देखो, मैंने पहले ही कहा था मैक्रो में माइक्रो को मत घुसाओ, आप ऊपर से देखो, जूम आउट करके देखो। हाउस होल्ड सेक्टर में कुछ लोग पैसे दे रहे हैं, कुछ लोग पैसे क्या ले रहे हैं? ले रहे हैं। और ले दे के जो पैसे ले रहे हैं फिर से किसको किसमें खर्च कर रहे हैं? कंजम्पशन। ले दे के फिर से बात वही होगी या नहीं हो गई? यस। अच्छा, अगली चीज देखते हैं। अब ये जो बोरोविंग है, क्या ये सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर करेगा या बिजनेसमैन भी लोन लेते हैं? बिजनेसमैन भी लोन लेते हैं। बिजनेसमैन भर भर के लोन लेते हैं। देयर आर सो मेनी बिजनेसमैन जो डेट पे काम करते हैं। इनफैक्ट आपको सिखाया गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का एक वर्ड सिखाया गया होगा अकाउंट्स में। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? क्या आपका पैसा कहां कहां से आ रहा है? कौन कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होती हैं? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर एनी कंपनी? उसके कैपिटल क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी। उसके बाद क्या होगी? डिबेंचर्स होंगे। उसके बाद क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, फंडिंग्स होंगी। तो ये मुझे बताओ, क्या प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोरोविंग्स लेता है या नहीं लेता? यस। अगला सवाल है, प्रोड्यूसर सेक्टर इस बोरोविंग्स का क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। बोरोविंग लेकर वो क्या करेगा? इससे इन्वेस्टमेंट करेगा। अच्छा, यहां पर वैसे तो मैंने बहुत बार बता रखा है, जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस ले रखी हैं पहले पिछले अटेम्प्ट में या अभी, उनको तो ये चीज मैंने बहुत बार समझा रखी है, फिर भी मैं एक बार बाकियों को रिवाइज कराना चाहूंगा, और जिसको नहीं पता उसे क्लियर करना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स में सेविंग और इन्वेस्टमेंट, क्या ये दोनों सेम वर्ड है या अलग अलग है?
रियल लाइफ में इसको इंटरचेंजेबली यूज कर दिया जाता है। रियल लाइफ में क्या बोला जाता है? मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने बैंक की एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, इकोनॉमिक्स कहती है तुम हाउस होल्ड सेक्टर हो, तुम इन्वेस्ट नहीं करते, तुम क्या करते हो? सेव करते हो। जब मैंने म्यूचुअल फंड खरीदे, इकोनॉमिक्स कह रही है ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर करता है। जब प्रोड्यूसर सेक्टर रियल एसेट्स लेता है, फैक्ट्री लेता है, इक्विपमेंट लेता है, प्लांट लेता है, मशीनरी लेता है, अपने स्टॉक की इन्वेंट्री बनाता है, उसे बोलते हैं। अगर मुकेश अंबानी ने लोन लेकर सोलर पावर प्लांट बनाया, मैंने क्लास में ये एग्जांपल लिया था कि सोलर एनर्जी के लिए मुकेश अंबानी लोन ले रहा है और सोलर एनर्जी प्लांट बनाया उसने दुनिया का सबसे बड़ा, राजस्थान के अंदर। अभी बड़ा बन के तैयार नहीं हुआ, जब राजस्थान के अंदर वो सोलर पावर प्लांट तैयार हो जाएगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। अच्छा, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, सारे पैसे रिलायंस अपने लगा रहा है या डेट लेकर भी लगा रहा है? डेट। जब किसी ने बोरविंग्स करी, उस बोरविंग से जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने रियल एसेट खरीदे, उसे प्यार से क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट। और हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? हम जिसे इन्वेस्टमेंट बोले चले जा रहे हैं, मैंने इस शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। इकोनॉमिक्स कह रही है तुम हाउस होल्ड सेक्टर हो, तुम इन्वेस्ट नहीं करते, तुम क्या करते हो? सेविंग। तो अब यहां पर हमने क्या किया? प्रोड्यूसर सेक्टर ने बोरविंग करी और बोरविंग को किस में कन्वर्ट कर दिया? इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात बताओ, रिलायंस जब इन्वेस्टमेंट करेगा, जब सोलर पावर प्लांट बनाएगा, तो सोलर पावर प्लांट खरीद बनाने के लिए उसको फिर से क्या चाहिए होंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी ये बोरविंग जब इन्वेस्टमेंट होएगी, क्या ये पैसा फिर से घूम फिर के फैक्टर पेमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। यानी एक चीज ध्यान दो, जो पैसा हमारे इस सर्कुलर फ्लो में से निकला था, किस फॉर्म में निकला था? इट वॉज गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, ये पैसा गोल गोल घूमते घूमते बाहर निकल आया, दोनों तरफ से पानी बाहर निकल आया, पानी गोल गोल घूम रहा था, दोनों तरफ से पानी बाहर आ गया, इसे बोलते हैं लीकेज हो गई। लीकेज का मतलब सबको पता होगा, अगर एक पाइप के अंदर पानी जा रहा है और बाहर निकल आया तो उसे क्या बोलते हैं? लीकेज। इमेजिन करो एक पाइप में पानी जा रहा है, बार बार गोल गोल घूम रहा है, उसमें लीकेज होगी। लीकेज का नाम क्या है? सेविंग। हमने इंश्योर किया कि वो जो लीकेज है वो वापस उस पाइप में चला जाए जहां से लीकेज हो रही थी। मैंने नीचे एक कंटेनर लगा दिया और उस कंटेनर में जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो वापस जा। तो ये जो कंटेनर इकट्ठा किया, ये किसने इकट्ठा किया? फाइनेंशियल सेक्टर। जो सेविंग्स आई वो उन्होंने बोरविंग्स की फॉर्म में हाउस होल्ड को दे दी, हाउस होल्डर ने वापस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया और इन्होंने वापस इन्वेस्टमेंट करी। यानी क्या सेविंग होने के बावजूद सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा? यस। सर्कुलर फ्लो नहीं रुकेगा, सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा। अगर सेविंग हो भी रही है तो बस चेंज हो जाएगा। चेंज क्या आ जाएगा? नया सेक्टर कौन सा आ जाएगा? फाइनेंस। तो अगर आप इस पूरे देश में देखो, पूरी इकोनॉमी में देखो, हर समय पैसा गोल गोल घूम रहा है। कोई इंसान किसी पे खर्चा कर रहा है, कोई इंसान किसी को पेमेंट दे रहा है। हर वो इंसान जो 1 तारीख को सैलरी रिसीव करता है, क्या वो सैलरी रिसीव करता है और सारे डकार जाता है पैसे, या खर्च करता है? खर्च। जैसे ही आपने खर्च करना शुरू किया, इसका मतलब आप इकोनॉमी में पैसे को घुमा रहे हो। नहीं सर मैं सारा खर्च नहीं करता, तो जो बच गया तुमने बैंक को दे दिया। बैंक ने तुम्हारे पैसे को सजा के रखा नहीं, बैंक ने वो पैसा किसको दे दिया? किसी को लोन में, और जिसको लोन दिया उसने फिर से पैसे को घुमा दिया। ले दे के पैसा हर समय क्या करता रहता है? अगर आप ध्यान से देखो, इस पैसे को घूमते समय 3 स्टेजेस हैं। ये आखिरी डिस्कशन होगी, फिर आपको पता लग जाएगा ये कहानी मैंने क्यों बताई। चैप्टर तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, ये क्यों पढ़ाने बैठ गया मैं? ये पैसा घूम रहा है ना, 3 स्टेजेस हैं। इस स्टेज को बोलते हैं प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज बनी है। फिर इसे बोलते हैं, जब ये जा रही है, पैसे जा रहे हैं, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। जो मैंने प्रोडक्शन स्टेज में पैसा बनाया, उसी को मैंने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर आता है एक्सपेंडिचर फेज। जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिला, वही उन्होंने एक्सपेंडिचर करके वापस किसको दे दिया? प्रोड्यूसर। और मुझे बताओ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या यहां पर जो पैसा घूम रहा है वो अलग अलग होगा या सेम ही होगा? सेम ही होगा। पैसा क्योंकि इकोनॉमी में घूम रहा है, तो अब मेरा सिंपल सा फंडा है। इमेजिन करो, ऐसे एक गोल पाइप जा रहा है, उसमें पानी घूम रहा है, और मुझे आपको ये पूछना है, इस गोल पाइप में जो पानी घूम रहा है, उस पानी की वैल्यू निकालो, कितना पानी घूम रहा है। तो आप में से कोई यहां पर कट लगा के पानी चेक कर ले, आप में से कोई इंसान यहां पे कट लगा के पानी चेक कर ले, या आप में से कोई यहां पे कट लगा के पानी चेक कर ले, पानी की जो वॉल्यूम है वो अलग अलग आएगी या सेम ही आएगी? सेम। सर सर्कल में घूम रहा है, कहीं से भी पता कर लो ना, क्या दिक्कत है? यही तो जीडीपी में हो रहा है। आपको पता होगा जीडीपी के 3 मेथड होते हैं, याद आ रहा है? थोड़ा 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 सर धुंधला धुंधला याद आ रहा है, पिछले जन्म में पढ़ा था हमने।
तीन मेथड होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों का फॉर्मूला अलग होता है, आंसर सेम निकल के आता है। अब जरा देखो तीन मेथड क्यों है जीडीपी कैलकुलेट करने के। अगर व्हाट इज जीडीपी, पहले तो मुझे एक बात बता दो, जीडीपी का मतलब क्या, तो आगे बात करें। ये फुल फॉर्म है, ये मतलब नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म तो मुझे भी पता है, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। एक पर्टिकुलर ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उन सब की वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? जीडीपी। इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, उन सब की वैल्यू को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? इंडिया की जीडीपी। और अभी मैंने बताया, इंडिया या किसी भी इकोनॉमी में पैसे सीधा सीधा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल। अब मुझे बताओ, एक तरीका ये है इंडिया की जीडीपी निकालने का कि प्रोड्यूसर सेक्टर को पकड़ो, उन्होंने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उनकी वैल्यू को ऐड कर दो। बट सर उनकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग आ जाएगी ना, उस डबल काउंटिंग को सॉल्व कर देंगे आगे जाकर हम वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। अभी के लिए ये मान के चलो डबल काउंटिंग का सॉल्यूशन कर दूंगा। कैसे कर दूंगा सॉल्यूशन? मैं मोबाइल फोन वाले को बोलूंगा तू मोबाइल फोन की वैल्यू मत ऐड कर, तू ये ऐड कर मोबाइल फोन माइनस जो सामान तूने खरीदा है। मान लो इस मोबाइल फोन को बेचा 1 लाख रुपए का, मोबाइल फोन के अंदर सामान 60,000 का लगा है, तो बताओ सैमसंग ने वैल्यू एडिशन कितने की करी? 40। इसे बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। पहला तरीका क्या है? हर प्रोड्यूसर को पकड़ूंगा और उसे बोलूंगा अपनी सेल मत बता, अपना मार्केट प्राइस मत बता, अपनी क्या बता? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब तूने कितने का बेचा माइनस कितना सामान खरीदा था, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड। और हर किसी के वैल्यू एडेड को मैं ऐड कर दूं तो क्या जीडीपी निकल के आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? यस। एक तरीका तो ये बड़ा सिंपल तरीका। दूसरा तरीका, मैंने कहा यार वैल्यू एडेड निकालनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैल्यू एडेड में क्या किसी और का है क्या मेरा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने क्या किया, ऐसा करते हैं, मैंने प्रोड्यूसर सेक्टर को बोला तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। मैं हाउस होल्ड सेक्टर के पास गया, मैंने कहा तुम बताओ तुम्हें पेमेंट कहां कहां से मिली है, मुझे बताओ। हर इंसान जो हाउस होल्ड सेक्टर में है, या तो उसे क्या मिली होगी? रेंट, या क्या मिली होगी? वेजेस, या क्या मिली होगी? सैलरी मिली होगी, सैलरी वेजेस, या फिर इंटरेस्ट मिला होगा, या क्या मिला होगा? प्रॉफिट, यानी बिजनेस से कमाया होगा। मैंने कहा हाउस होल्ड सेक्टर को अगर तुम्हारी फैक्टर पेमेंट को जोड़ दिया जाए तो ध्यान से देखो, क्या यही प्रोड्यूसर सेक्टर की वैल्यू एडेड ही फैक्टर पेमेंट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं? भाई जो मुझे मिल रहा है उसी को तो फैक्टर पेमेंट बनाकर दे रहा हूं मैं। तो अगर मैं यहां कैलकुलेट ना करके यहां से कैलकुलेट कर लूं, क्या उसी जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? यस। तो जीडीपी निकालने का एक तरीका यह है, प्रोड्यूसर सेक्टर से पूछ लो तुमने क्या बनाया, और जीडीपी निकालने का दूसरा तरीका यह है, हाउस होल्ड सेक्टर से पूछ लो तुमने क्या रिसीव किया, क्योंकि जो मैंने बनाया उसी को मैंने बांट दिया किसके रूप में? फैक्टर पे। तो यहां से हमारा अगला मेथड आता है जिसे बोलते हैं इनकम मेथड। फॉर्मूला पढ़ लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है, पहले तो बताओ ये मेथड कहां से आया। इनकम मेथड में हम हाउस होल्ड सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूस हुआ होगा वही यहां पर आया। और प्रोड्यूसर सेक्टर में हम किस पे फोकस कर रहे हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर। हम डेटा यहां से इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर आता है तीसरा मेथड, एक्सपेंडिचर। मैंने हाउस होल्ड सेक्टर को बोला अपने तुमने कमाया कितना वो बता दो, वो कह रहा मैं क्यों बताऊं। लोग हमारे देश में इतने सीक्रेट होते हैं, अपने घर वालों को भी बताते हैं उनको वो कितना कमाते हैं। आप में से मैं एक सवाल पूछूंगा, अनकंफर्टेबल सवाल है, बुरा मत मानना। आप में से शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स कितना कमाते हैं। आइडिया होगा, अप्रोक्सीमेटली आइडिया होगा, ये नहीं है कि हाँ अरे पापा एक दिन आएंगे, बेटा हम तो ना ऐसी मजाक कर रहे थे, हमारे पास तो एक्चुअली में 1000 करोड़ है, ये तो तुम्हारा टेस्ट चल रहा था, ये लो 1000 करोड़। मैं सपना देखता था बचपन में कि एक दिन पापा आएंगे मुझे यही बोलेंगे, बेटा असली में तो हम अंबानी से भी अमीर हैं, ये तो तुम्हारा टेस्ट हो रहा था कि क्या तुम ये जिंदगी जी सकते हो, असली में ये पकड़ो 1000 करोड़, आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, वो दिन की वेट ही करे जा रहा हूं मैं। शायद अभी भी खेल चल रहा है, पापा बताएंगे कभी ना कभी। तो आप हम सबको अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है हमारे पेरेंट्स कितना कमाते हैं, हम सबको अप्रोक्सीमेट आइडिया होते हैं हमारे सिबलिंग्स कितने कमाते हैं, असली में कौन कितना कमा रहा है हमारे देश में एक दूसरे को बताते नहीं। और छोड़ो, लोग अपने स्पाउस को नहीं बताते, हस्बैंड वाइफ को नहीं बता रहा, वाइफ स्पाउस को नहीं, दोनों को डर लग रहा है। हस्बैंड को डर लग रहा है मैंने बता दिया ये पैसे ना ले ले मेरे, वाइफ कह रही है मैंने बता दिया ये ना पैसे ले ले मेरे। लोग एक दूसरे को बता ही नहीं रहे असली में कितना कमा रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ को बता रखा है, उसकी टेंशन नहीं। और अपनी वाइफ का तो सारा अकाउंट मैं ही मैनेज करता हूँ, सीए होने के फायदे है ना, आईटीआर जब फाइल करता हूँ पता ही है सारा कुछ कितना आ रहा है। तो मैंने बता रखा है, डिस्क्लोजर दे रखा है। बट आज आप मुझसे पूछो सर आपके पेरेंट्स कितना कमाते हैं, आई हैव नो आइडिया। आज आप मुझसे पूछो साहिल सर कितना कमाते हैं, आई नो वो एवीजी से कितना कमाते हैं, आई डोंट नो वो एवीजी के अलावा कोई किसी को इनकम बताता ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ सरकार आएगी और सरकार हाउस होल्ड सेक्टर को कहेगी अपनी इनकम बता दो और हम बता देंगे चुपचाप? नहीं,
हम डरेंगे, हम कहेंगे पता नहीं रेड वेड ना मार दें यार, ये हो जाए। ये मेथड में भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमने कहा ऐसा करो, तुम ये मत बताओ कितना कमाया है, तुम ये बताओ तो तुमने खर्च कितना किया है। अब उल्टा है, इनकम हम लोगों से छुपाते हैं, खर्चा हम चौड़ में बताते हैं। अगर ये घड़ी मैंने 5,000 की ली है ना, मैं सबको जाके बोलूंगा 5 नहीं 50 की ली है। अगर मैंने कोई गाड़ी ली है तो मैं सबको फ्लॉन्ट करूंगा, है या नहीं। लोग अपनी इनकम नहीं बताते, लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। और फिर हमने वाले को कहते हैं अपने आप गेस लगाता रहे मेरी इनकम, मेरे खर्चे को देखकर मेरी इनकम कर ले। क्या ये होता है या नहीं होता? तो अब डेटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक तीसरा मेथड बनाया, जिसके अंदर क्या बनाया, हमने कहा ऐसा करते हैं, हाउस होल्ड ने कितना कमाया ये नहीं पता लग पाएगा, बट हाउस होल्ड कितना खर्च कर रहा है ये पता कर लेते हैं। वही जो कमाया था वही तो खर्चे में कन्वर्ट होगा। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जीडीपी के 3 आंसर निकल के आए, विच इज जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहला मेथड क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड कौन सा हो जाएगा, इनकम मेथड। और तीसरा मेथड क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। बट मैंने आपको पूरा बताया ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को बॉटम अप से नहीं पढ़ा जाता। कैसे पढ़ा जाता है, टॉप डाउन। आप बॉटम अप में ये होता, मैं ये देखता मैंने तुम्हें क्या दिया, तुमने मुझे क्या दिया, पागल हो जाओगे। क्योंकि हमारे जैसे 130 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर, सबका ट्रैक करोगे, माइक्रो से मैक्रो निकाल पाओगे नहीं, फिर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अलग आएगी। आप ये देखो मोटा मोटा सेक्टर देश में क्या हो रहा है, 2 सेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है और एक हाउस होल्ड है। प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दी, फैक्टर पेमेंट वहां से किसमें कन्वर्ट हो गई, कंजम्पशन। अब तुम फैक्टर पेमेंट निकाल लो या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लो, या हर गुड्स की वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो, वैल्यू एडेड निकाल लो। आंसर क्या अलग अलग आएगा या सेम आएगा, सेम। और देश में जब जीडीपी कैलकुलेट होती है ना, तीनों मेथड से होती है और तीनों मेथड से क्रॉस वेरीफाई की जाती है। असली में कोई एक मेथड पे गवर्नमेंट रिलाई नहीं करती, इसीलिए आपको भी एक नहीं मेथड नहीं पढ़ाया जाता। कौन से मेथड पढ़ाए जाते हैं, तीनों। क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब जीडीपी का डेटा निकालती है वो तीनों मेथड। ठीक है जी, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से जब भी होगी स्पेसिफिक शुरू करेंगे। एक क्लास जो मुझे एग्जिस्टिंग बच्चों के साथ लेनी है चैप्टर 4 की, वो मैं कोशिश करूंगा कल परसों में लूंगा। अगर कोई बच्चा दिसंबर 23 वाला है वो भी उस क्लास में आना चाहता है, आ जाना, मगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया जाएगा कब वो क्लास है। ठीक है।